हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम टू दिस क्लास। आपका आज की क्लास में स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं डे 14 हमारे नीट 30 डेज क्रैश कोर्स का। फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन कंफर्म मी इन द चैट बॉक्स, एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीवन? माई स्क्रीन इज विजिबल मीन्स, एंड एम आई प्रॉपरली ऑडिबल? ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर कंफर्मेशन। गुड, मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है ना सभी को? ठीक है, तो आज के क्लास में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? प्योरिफिकेशन एंड करेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मतलब एनालिटिकल केमिस्ट्री का जो जीओसी का एक तरीके से पार्ट था, जो हमारी टेक्निक्स होती हैं, सेपरेशन टेक्निक्स और प्योरिफिकेशन टेक्निक्स, उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। इसमें मेनली हम देखेंगे जेल्डाल मेथड, डूमास मेथड, कैरियस मेथड, किस तरीके से आप परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन, इनकी परसेंटेज बता सकते हैं। मतलब क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस हम चेक करेंगे। ठीक है एवरीवन, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर किसी को भी कोई डाउट आता है ना, सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर रेजिंग देयर हैंड्स, तो मैं ये कहना चाहूंगा यू कैन पुट योर डाउट इन द चैट बॉक्स। ओके, अगर किसी को भी कोई डाउट आता है तो आप अपने डाउट्स को चैट बॉक्स में पुट कर सकते हैं। अगर वो डाउट इमीडिएट केटर करने वाला होगा तो मैं इमीडिएटली उसे केटर कर लूंगा, otherwise I will cater all these doubts. Hello, am I properly audible to everyone? Can you please confirm me again? Okay, thank you so much for your confirmation. ठीक है, तो मैं आपको क्या कहना था कि पहले हम थ्योरी डिस्कस करेंगे इस चैप्टर की, प्योरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और फिर हम देखेंगे क्या, फिर हम डिस्कस करेंगे थ्योरी के बाद डीपीपी एंड पीवाईक्यूज। तो जो हम डीपीपी और पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे, उसके लिए मैं आपको एक बार किस तरीके से आपको वहां तक पहुंचना है उस पेज तक मैं आपको पहुंचा देता हूं। ओके एवरीवन, और आप चैट बॉक्स में देख सकते हैं आपको पीवाईक्यूज और डीपीपी की लिंक्स प्रोवाइड की गई हैं। मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा, जैसा कि हमने कल इन डीपीपी और पीवाईक्यूज को साथ साथ अटेम्प्ट किया था, तो आप सभी पीवाईक्यूज और डीपीपी को अभी अटेम्प्ट मत करना। जब मैं अटेम्प्ट करूंगा थ्योरी सेशन के बाद, तभी आपको मेरे साथ अटेम्प्ट करनी है। हम देखेंगे अटेम्प्ट करते टाइम कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, आप ये देखेंगे, और जो जिस तरीके से हम अटेम्प्ट करेंगे वो हम देखेंगे। क्वेश्चन में क्या अप्रोच हमें लगानी है वो हम देखेंगे, कहाँ पर हम टाइम सेव कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो ये सभी से रिक्वेस्ट है। इसके अलावा आप देख सकते हैं केमिस्ट्री डीपीपी एंड पीवाईक्यूज के जो विनर्स हैं 7 अप्रैल के, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। डीपीपी जो हमारी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कल हमने अटेम्प्ट की थी, साथ साथ अटेम्प्ट की थी, कुछ स्टूडेंट्स ने पहले कर ली थी, कुछ स्टूडेंट्स ने बाद में की होगी। उसके अलावा सेम पीवाईक्यूज की, तो मैं चाहता हूं कि सभी स्टूडेंट्स ये डीपीपी और पीवाईक्यूज को अटेम्प्ट करें ताकि आपका भी नाम विनर लिस्ट में आए। ओके एवरीवन, सो लिंक्स आपको चैट बॉक्स में प्रोवाइड कर दी गई हैं। प्लीज अटेम्प्ट द डीपीपी एंड पीवाईक्यूज एंड बी द नेक्स्ट विनर। आपको ये मेरे साथ अटेम्प्ट करनी है। आप मेरे साथ अटेम्प्ट ना करके बाद में भी कर सकते हैं, बट मैं ये चाहूंगा कि आप सभी स्टूडेंट्स, अगर किसी को कोई टेक्निकल फॉल्ट आता है, उसका लॉगिन नहीं हो पाता है, तो उसको घबराने की बात नहीं है। आपको समझ लेना है किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, और फिर बाद में भी आप अटेम्प्ट कर लेना। बट पॉसिबल हो सके तो आप मेरे साथ ही अटेम्प्ट करना। जो भी आपके पास डिवाइस है, चाहे टैब है, मोबाइल फोन है या सिस्टम है, आप उसमें, अभी मैं आपको विद इन फ्यू मिनट्स दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको डीपीपी एंड पीवाईक्यूज की लिंक पर जाना है। उसके अलावा मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा, साथ ही चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। फॉर मोर अपडेट्स यू हैव टू ज्वाइन दिस, ताकि आपको अपडेट्स प्रॉपरली मिलती रहें। एंड जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे आपको एक फॉर्म आप देख सकते हैं यहाँ पर चैट बॉक्स में, आपको लिंक प्रोवाइड की गई है उस फॉर्म की। तो मैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं पंजाब के, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा आप अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए। ओके, तो चलिए विद इन फ्यू मिनट्स, मैं 1 से 2 मिनट दीजिए, फिर मैं आपको उस साइट पर लेके जाऊंगा, जिस तरीके से आपको हमारे साथी की साइट पर लेके जाऊंगा कि कहां पर आपको ये डीपीपी और पीवाईक्यूज की लिंक मिलेंगे, और फिर हम उन्हें इस थ्योरी सेशन के बाद अटेम्प्ट भी करेंगे। ठीक है एवरीवन, आर यू रेडी? सो जस्ट गिव मी 1 और 2 मिनट्स टू एवरीवन। यस, और मेरी स्क्रीन पे आपको विजिबल होगी, राइट? तो आपको सिंपली क्या करना है, जैसा कि मैं लास्ट 2 क्लासेस से आपको बताता आ रहा हूं, आपको क्या करना है, साथ ही टाइप करना है गूगल पे
देन आपके सामने इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, आपको सबसे पहली लिंक पर क्लिक करना है, इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा। देन यू कैन सी हम नीट का एग्जाम दे रहे हैं तो मेडिकल में जाएंगे। देन आपके पास यहाँ पर दो लिंक्स होंगी, एनरोल फॉर नीट 2025 क्रैश कोर्स बाइलिंगुअल और एनरोल फॉर नीट 2025 क्रैश कोर्स इंग्लिश। तो आप बाइलिंगुअल वाली लिंक पर क्लिक करेंगे, सभी मेरे साथ क्लिक करते रहिए। ठीक है, मैं आपको साइन इन करके दिखा देता हूँ। बाइलिंगुअल वाली लिंक पर क्लिक करेंगे तो इस टाइप का पेज ओपन होगा। जो स्टूडेंट्स एनरोल नहीं है वो एनरोल नाउ पर क्लिक करेंगे और अपनी डिटेल्स फिल करके एनरोल हो जाएंगे। फिर आप साइन इन करेंगे, साइन इन में अपनी मेल आईडी और पासवर्ड एंटर करेंगे। इस टाइप का आपके सामने फिर पेज ओपन हो जाएगा। सबसे ऊपर आप देख सकते हैं नीट 2025 क्रैश कोर्स बाइलिंगुअल, इस पर आप क्लिक करेंगे। व्यू कोर्स पर जाएंगे, आपके पास होगा एनरोल कोर्स। पहले आप एनरोल कोर्स पर क्लिक करेंगे, फिर आपके पास व्यू कोर्स आएगा। व्यू कोर्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ 3 टैब आ जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। जिस सब्जेक्ट की आपको डीपीपी पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करने हैं उस पर जाएंगे। अभी हम केमिस्ट्री का अटेम्प्ट करेंगे, अब हम केमिस्ट्री पर जाएंगे। ठीक है एवरीवन, केमिस्ट्री पर क्लिक किया। जो आज का टॉपिक है उस पर मूव करेंगे। कौन सा टॉपिक है आज का? प्योरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एनालिटिकल केमिस्ट्री। 11 बज चुके हैं, ये टेस्ट ओपन हो चुका है, बट अभी आप क्लिक मत करना, क्योंकि क्लिक होने के बाद वो अटेम्प्ट होना स्टार्ट हो जाता है। फिर कल कुछ स्टूडेंट्स को दिक्कत आई थी, तो मैं आपसे क्या कहूंगा, जब हम डीपीपी और पीवाईक्यूज को अटेम्प्ट करेंगे तब आप मेरे साथ ही अटेम्प्ट करना। ओके एवरीवन, यहाँ से आपको थ्योरी लेक्चर प्रोवाइड हो जाता है, यहाँ से डीपीपी, यहाँ से पीवाईक्यूज और यहाँ से नोट्स प्रोवाइड हो जाते हैं इन आइकन्स पर क्लिक करके। ठीक है, तो अब हम थोड़ी देर पहले थ्योरी समझते हैं इस चैप्टर की, उसके बाद हम अटेम्प्ट करेंगे डीपीपी और पीवाईक्यूज का। तब तक इन द मीन टाइम आप सभी इन लिंक्स और इस पेज तक पहुंच जाइए, ताकि किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम ना आए। कोई भी टेक्निकल इशू हो, आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर कल प्रोवाइड किया गया था, उस पर आप कॉल करके बता सकते हैं। ओके एवरीवन, यस एवरीवन, सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की थ्योरी, प्योरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आई होप मेरी आवाज सभी को आ रही होगी। आप देख सकते हैं आपको एक चैट बॉक्स में मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड किया गया है इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी रिलेटेड टू एनीथिंग रिलेटेड टू, साथ ही मतलब कोई क्लास में प्रॉब्लम आ रही है या डीपीपी पीवाईक्यूज की लिंक ओपन नहीं हो रही है या कोई और टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है, तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो चलिए बिगिन करते हैं। तो ध्यान से समझना है आपको सभी टॉपिक्स को। तो देखिए, प्योरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कल की क्लास में हमने क्या देखा था? कल की क्लास में हमने जीओसी समझी थी। जीओसी मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये भी कुछ उसी का पार्ट है, बट थोड़ा मैंने इसको अलग रखा है क्योंकि इसके क्वेश्चंस जो होंगे वो क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस से होंगे ज़्यादातर, तो वो हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है एवरीवन, तो सबसे पहले देख लेते हैं डिस्क्लेमर। द इमेजेस, टेक्स्ट एंड अदर मटेरियल्स यूज्ड इन आवर प्रेजेंटेशंस आर फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। वी रेस्पेक्ट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ द ओरिजिनल क्रिएटर्स एंड ओनर्स। If you are the owner and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the same. Thank you. तो सबसे पहले समझते हैं, देखो क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ। नीट 2024, 2017 और 2020 में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। कल मैंने आपको एग्जाम एनालिसिस इसकी भी जीओसी में ही प्रोवाइड कर दी थी कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, बट फिर भी मैं टॉपिक वाइज भी आपको दिखाऊंगा और ईयर वाइज शो करूंगा कि कौन से ईयर में कहाँ से किस टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है, जिससे आपको टॉपिक की इंपॉर्टेंस और उस चैप्टर की रेलेवेंसी पता लग जाए। और जब हम पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आ ही जाएगा कि हाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है, इसका मतलब ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मेथड्स ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यहाँ पे हम मल्टीपल टेक्निक्स समझेंगे। एक टेबुलर फॉर्म में मैंने आपको प्रोवाइड किया, तो इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको समझना है। देखो फर्स्ट मेथड है सब्लिमेशन, लोअर क्लासेस में पढ़ते हैं आप। सब्लिमेशन का मतलब सॉलिड टू डायरेक्टली gaseous conversion without converting into liquid state, without passing through the liquid state। ये रिवर्स भी कर सकते हो, गैस टू सॉलिड। तो इक्विलिब्रियम का साइन यहाँ पर आपको दिखाया गया है। ओके एवरीवन, तो आप इसको आगे भी लेके जा सकते हो और आप इसको पीछे भी लेके जा सकते हो, वो कंडीशंस पे डिपेंड करता है। यूज क्या है इसके? यूज है प्योर सब्लिमेबल जो सब्सटेंस होते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं सब्लिमेबल सब्सटेंस? एनी एग्जांपल?
कैन एनीवन गिव मी एनी एग्जांपल? सब्लिमेबल सब्सटेंस। अब ऐसा नहीं कोई मैंने नई बात पूछी है आपसे, मैंने कोई नई बात आपसे नहीं पूछी है, ये लोअर ग्रेड्स में 9th-10th में हम पढ़ लेते हैं सब्लिमेशन के बारे में। मेल्टिंग, सब्लिमेशन, बॉइलिंग, वेपराइजेशन, डिपोजिशन, एवेपोरेशन, ये हम लोअर ग्रेड्स में पढ़ लेते हैं। तो सब्लिमेबल सब्सटेंस जैसे आपका अच्छा एग्जांपल दूं, सिंपल एकदम, ड्राई आइस। ड्राई आइस, ड्राई आइस कुछ भी नहीं है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान रखना ये हमारा क्या है, सब्लिमेबल है। ये डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होती है। उसके अलावा नेफ्थलीन हो गया, सॉलिड आयोडीन हो गया, वेरी गुड। तो प्योर सब्लिमेबल सब्सटेंस जो होंगे, कंपाउंड जो होंगे, उन्हें नॉन सब्लिमेबल इंप्योरिटीज से आप क्या कर सकते हो, अमोनियम क्लोराइड हो गया, वेरी गुड, ठीक है, उन्हें नॉन सब्लिमेबल इंप्योरिटीज से आप सेपरेट कर सकते हो, उन्हें अलग कर सकते हो। नेक्स्ट टेक्निक है क्रिस्टलाइजेशन। तो सब्लिमेशन का कब यूज करोगे पता लग गया, जब कोई प्योर सब्लिमेबल कंपाउंड रहेगा और उसके साथ कोई नॉन सब्लिमेबल इंप्योरिटी रहेगी, तो उन दोनों को सेपरेट करने के लिए, उन दोनों को अलग करने के लिए आप यूज करेंगे किसका, आप यूज करेंगे सब्लिमेशन टेक्निक का। क्रिस्टलाइजेशन क्या है, क्रिस्टलाइजेशन डिफरेंस इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ मेन कंपाउंड्स एंड इंप्योरिटीज इन ए सूटेबल सॉल्वेंट। किसी एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में अगर हम उस मिक्सचर को डिसॉल्व करें, मिलाएं, तो सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस रहेगा मेन कंपाउंड्स में और इंप्योरिटीज में, एंड देन ऑन कूलिंग डिफरेंस आएगा। तो इसको यूज करते हैं हम प्योरिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। किसमें, प्योरिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट हमारा सिंपल डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन मतलब बॉइल कर रहे हैं एक तरीके से, तो लिक्विड्स हैविंग सफिशिएंटली डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफर हो, ध्यान रखना है मैं जो इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जिनके बॉइलिंग पॉइंट डिफर करते हो उनको हम क्या करेंगे, इस टेक्निक से सेपरेट कर सकते हैं। सिंपल डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या फर्क है, दोनों का डिफरेंस भी मैं आपको समझाऊंगा। सिंपल डिस्टिलेशन में आपको क्या करना है, जिनमें सफिशिएंटली डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट हो, ऐसा नहीं कि 10-20 डिग्री या 4-5 डिग्री का डिफरेंस हो, जिनमें एक सफिशिएंट डिफरेंस है 100 डिग्री का, 50 डिग्री का, 80 डिग्री का, तो डिफरेंट डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होंगे, वेपराइजेस एट डिफरेंट टेम्परेचर, देन वेपर्स आर कूल्ड एंड कलेक्टेड सेपरेटली, और इस मेथड को हम कह देते हैं सिंपल डिस्टिलेशन। मान लीजिए आपने लिया एक कंटेनर, उसमें A+B प्रेजेंट है, मान लीजिए A का बॉइलिंग पॉइंट तो 100 डिग्री सेल्सियस है और B का बॉइलिंग पॉइंट 150 डिग्री सेल्सियस है। तो क्या होगा, आप उसे बर्न कर रहे हो, बर्नर की हेल्प से क्या होगा, पहले ही 100 डिग्री जैसे टेम्परेचर पहुंचा तो A के वेपर्स ऊपर आने लगेंगे, आप उन वेपर्स को कलेक्ट करेंगे, कूल डाउन करेंगे, आपके पास लिक्विड सेपरेट हो जाएगा। बट जैसे आप उसे और हीट करते रहेंगे तो A तो कंप्लीटली वेपराइज हो गया, क्या बच गया, B, तो 150 तक हीट करने की जरूरत भी नहीं है। मान लीजिए C और होता उसमें और C का 200 होता, तो फिर आप हीट करते रहते 150 वाले का वेपर्स बनते, उनको अलग करते, कूल डाउन करते, लिक्विड अलग हो जाता, फिर 200 वाला अलग हो गया ऑटोमेटिकली। इस तरीके से आप सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक का यूज कर सकते हैं। ये इसका जो मेन पॉइंट है वो क्या है, बॉइलिंग पॉइंट 334 है और 457 है। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए आप क्लोरोफॉर्म और एनिलीन को अगर अलग करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, सेपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 334 केल्विन और एनिलीन जिसका बॉइलिंग पॉइंट है कितना, 457 केल्विन, लगभग कितना डिफरेंस हो गया, 123 केल्विन का। 123 केल्विन का एक सफिशिएंट डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट में, तो आप इसको इजीली सिंपल डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं। अब वर्ड आता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या है वही डिस्टिलेशन ही, बट इसमें क्या होगा, इन दिस टेक्निक्स वेपर्स ऑफ ए लिक्विड मिक्सचर आर पास थ्रू ए फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। एक पर्टिकुलर कॉलम बनाया जाता है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम उसे हम बोलते हैं, वहां से हम पहले उसे पास करते हैं बिफोर कंडेंसेशन, मतलब वेपर्स को कंडेंस होने से पहले उसमें पास करते हैं। समझिए ध्यान से, वेपर्स ऑफ द लिक्विड विद हायर बॉइलिंग पॉइंट कंडेंस बिफोर द अदर लिक्विड विद लोअर बॉइलिंग पॉइंट। अब कंडेंसेशन करने से पहले हम उसमें से पास करते हैं, तो होता क्या है, जो लिक्विड हायर बॉइलिंग पॉइंट वाले होंगे वो पहले कंडेंस हो जाएंगे देन द अदर लिक्विड विद लोअर बॉइलिंग पॉइंट। इसको हम जब यूज करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को, जब यूज करते हैं जब जो डिफरेंस होता है दो लिक्विड्स में वो बहुत ज्यादा हाई ना हो, लाइक 20 डिग्री सेल्सियस या 30 डिग्री सेल्सियस, इस टाइप का डिफरेंस हो उनके बीच में, ऐसा नहीं 123 केल्विन का डिफरेंस है। तो दिस मेथड इज यूज्ड
इफ द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ टू लिक्विड्स इज नॉट मच, मतलब सेपरेशन ऑफ फ्रैक्शन ऑफ क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल से मल्टीपल टाइप के सब्सटेंस निकलते हैं, तो वहां पर उनके बीच का जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है वो बहुत ज्यादा नहीं होता उनके बीच का डिफरेंस, जिस वजह से हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक वहां पर यूज करनी रहती है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिसका हायर बॉइलिंग पॉइंट है वो पहले कंडेंस हो जाएगा देन द अदर लिक्विड विद लोअर बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट फिर से डिस्टिलेशन है बट अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, प्रेशर कम करके एक लिक्विड को बॉईल करेंगे एट इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर। इफ द प्रेशर इज रिड्यूस्ड तो क्या होगा, लिक्विड पहले ही बॉईल हो जाएगा बिफोर इट्स बॉइलिंग पॉइंट, लिक्विड उसके बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही बॉईल हो जाएगा। इसका हम यूज करके क्या कर सकते हैं, इसका हम यूज करके डिस्टिलेशन कर सकते हैं, सेपरेशन कर सकते हैं। तो ये मेथड कहाँ यूज किया जाता है, दिस मेथड इज यूज टू प्योरीफाई लिक्विड्स, कौन से लिक्विड्स, जिनका हैविंग वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट हाई है, हम उतने ज्यादा हीट जो वेस्ट करेंगे वो नहीं करना चाहते, हम उसको उस टेम्परेचर तक नहीं ले जाना चाहते, तो हम क्या करेंगे, उसका डिस्टिलेशन तो करेंगे, उसको बॉईल तो करेंगे बट प्रेशर को रिड्यूस कर देंगे। आपको पता है जैसे वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है तो क्या आ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट। उसी तरीके से जब हमने प्रेशर ही रिड्यूस कर दिया तो जल्दी वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा और क्या हो जाएगा, लिक्विड बॉईल हो जाएगा। कब, बिफोर इट्स एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट। तो इस मेथड को हम यूज करते हैं उन लिक्विड को प्योरीफाई करने के लिए जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है, या फिर दोज लिक्विड्स विच डिकम्पोज ऑन हीटिंग। ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम उस टेम्परेचर तक लेके जाएं उस लिक्विड को तो वो डिकम्पोज हो जाए हीट करने पर, तो डिकम्पोजिशन से बचाने के लिए हमें उसे पहले ही हीट मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट लाना होगा, और वो हम कर सकते हैं डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर की हेल्प से। फॉर एग्जाम्पल आप ग्लिसरॉल ले सकते हैं, ग्लिसरॉल को हम क्या करते हैं, कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम स्पेंट लाई इन सोप इंडस्ट्री, और इसके लिए हम इसी टेक्निक का यूज कर सकते हैं, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। तो अभी तक 5 टेक्निक बताइए, सारी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करते रहिए, इंपॉर्टेंट बातों को समझते रहिए। कोई भी डाउट आता है यू कैन रिप्लाई इन द चैट बॉक्स, आई विल केटर ऑल दीज डाउट्स। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट मेथड्स ऑफ प्योरिफिकेशंस में। नेक्स्ट मेथड देखिए, टोटल है 8 टेक्निक्स। 6 देख लीजिए, अभी भी डिस्टिलेशन है, 2017 में क्वेश्चन आया हुआ 6 स्टीम डिस्टिलेशन से। क्वेश्चन बड़ा सिंपल था, ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल को लेके था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी मैं इस क्वेश्चन को करवा चुका हूँ 3-4 बार, अब तक हम क्लासेस में इस क्वेश्चन को देख चुके हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा भी जा रहा है एग्जाम में। तो स्टीम डिस्टिलेशन, अगर कोई ऑर्गेनिक मैटर है टू बी डिस्टिल्ड इज मिक्स्ड विद स्टीम, देन द लिक्विड बॉइल्स when the sum of vapor pressure total due to water जो कि P1 होगा and due to organic liquid जो कि P2 होगा becomes equal to the atmospheric pressure. Hence the mixture of two liquids boils at lower temperature than boiling point of either liquid. इससे क्या हो रहा है, मिक्सचर ऑफ जो दो लिक्विड का मिक्सचर है वो बॉयल हो रहा है लोअर टेम्परेचर पे। कौन से लोअर पे, उनके अपने बॉइलिंग पॉइंट से, समझ रहे हो। तो ये कब इसका यूज कहाँ किया जाता है, इट इज यूज्ड टू सेपरेट सब्सटेंसेस जो स्टीम वॉलेटाइल होते हैं, जो स्टीम में घुल जाते हैं। एक तरीके से स्टीम वॉलेटाइल होते हैं, स्टीम में घुलना नहीं, स्टीम वॉलेटाइल मतलब स्टीम के टेम्परेचर पर ही वेपर्स बन जाते हैं, एंड आर इमिसिबल विद वाटर। घुलना नहीं बोलेंगे क्योंकि दे आर इमिसिबल विद वाटर, ध्यान रखने के बाद। इसको मैं रिपीट कर देता हूँ, मैं क्या कहूँगा स्टीम डिस्टिलेशन में, मैं कहूँगा अगर हमने कोई ऑर्गेनिक मैटर लिया और उसको डिस्टिल्ड करना है, ठीक है, उसको मिक्स करेंगे स्टीम के साथ, तो लिक्विड बॉईल करेगा तो होगा क्या, अब 2 प्रेशर आ गए, स्टीम का तो प्रेशर ऑलरेडी है और लिक्विड के वेपर्स भी बनेंगे, तो लिक्विड और स्टीम का प्रेशर मिलके हमें क्या दे देंगे, जल्दी से वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा। ज्यादा वेपर्स आ गए तो जल्दी से वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, और हमें क्या मिल जाएगा, हमें उसका बॉइलिंग पॉइंट मिल जाएगा। तो हुआ क्या, पीटी, इसको हम पीटी बोल रहे हैं। पीटी किसके इक्वल है, पीटी इक्वल है P1, मतलब P1 जो कि है ड्यू टू वाटर प्रेशर, और P2 जो कि है ड्यू टू ऑर्गेनिक लिक्विड जो हमने लिया उसकी वजह से, ये पीटी है। तो जैसे ही इक्वल होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, आप क्या कहेंगे कि वहां पर क्या आएगा, बॉइलिंग पॉइंट आ गया उस लिक्विड का, तो आप क्या कहेंगे, मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स जो बॉईल कर रहा है वो लोअर टेम्परेचर पे बॉईल कर जाएगा। किससे लोअर, अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट से भी लोअर। कारण क्या है, क्योंकि वहां स्टीम का प्रेशर उनके साथ ऐड हो गया। तो ऐसा
जो प्रोसेस है स्टीम डिस्टिलेशन वो कहाँ यूज की जाती है? टू सेपरेट सब्सटेंसेस जो कि स्टीम वॉलेटाइल होते हैं एंड इमिसिबल विद वाटर। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इमिसिबल होने चाहिए वाटर के साथ, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो कि स्टीम वॉलेटाइल है, और पैरानाइट्रोफिनॉल जो कि स्टीम वॉलेटाइल नहीं है, क्योंकि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल अपने आप में तो स्टेबल है, मॉलिक्यूल अपने आप में पूरा स्टेबल है ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट पैरानाइट्रोफिनॉल के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के मॉलिक्यूल्स के बीच में ऐसा नहीं है, तो वो जल्दी से वेपर्स बन जाते हैं, मतलब दे आर स्टीम वॉलेटाइल, जबकि पैरानाइट्रोफिनॉल के केस में ऐसा नहीं है। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल स्टीम वॉलेटाइल है, तो उसको हम अलग कर सकते हैं पैरानाइट्रोफिनॉल से बाय द प्रोसेस स्टीम डिस्टिलेशन। मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको 2017 में जो क्वेश्चन आया हुआ, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, क्या स्टेटमेंट थी, क्या फ्रेमवर्क था क्वेश्चन का, और क्या ऑप्शंस थे, वो सारी चीजें मैं आपको शो करूंगा। नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन वर्ड ही बता रहा है, क्या कह रहा है कि दो इमिसिबल लिक्विड लिए जिनकी सॉल्युबिलिटी डिफरेंट है इन ए सॉल्वेंट फॉर्म्स डिफरेंट लेयर। सॉल्युबिलिटी डिफरेंट है तो दो अलग अलग लेयर आएंगी, हेंस दे कैन बी सेपरेटेड यूजिंग ए सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल आप ऐसे समझ सकते हो, एक फनल टाइप में इस टाइप से होती है, उसमें नीचे एक क्या होता है, यहाँ पर एक नोब होती है जिससे हम ओपन करके इस लिक्विड को बाहर कर सकते हैं। तो हमने दो इमिसिबल लिक्विड को में मिलाया। अब जो लिक्विड डेंस होगा, जो लिक्विड क्या होगा, डेंस, तो वो लिक्विड कहाँ चला जाएगा, नीचे आ जाएगा। मान लीजिए ये लिक्विड ए है और ये लिक्विड बी है, ए लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है बी से, तो ए डेंस है, मोर डेंस, तो ये नीचे आ गया मोर डेंस। अगर ए ज्यादा डेंस है तो वो नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, दो लेयर बन गई, ये लेयर हम निकाल लेंगे और फिर बी को निकाल लेंगे तो हो गया सेपरेट। तो हमने क्या किया, सिंपली दो इमिसिबल लिक्विड्स लिए जिनकी डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज है और आपस में मिक्स नहीं कर रहे हैं, और डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज है किसी सॉल्वेंट में, तो डिफरेंट डिफरेंट लेयर बना लेंगे, हेंस दे कैन बी सेपरेटेड यूजिंग ए सेपरेटिंग फनल। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इज रिमूव्ड बाय एवेपोरेशन, और जो हम सॉल्वेंट ले रहे हैं यहाँ पे, जिनमें जिस सॉल्वेंट में उनकी सॉल्युबिलिटी डिफर कर रही है, उस सॉल्वेंट को हम बाय एवेपोरेशन रिमूव कर देंगे, ठीक है। इस मेथड को कौन से लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है, दो इमिसिबल लिक्विड्स। जिन चीजों को मैं बहुत अच्छे से बता रहा हूं, आप उनको उन चीजों को बहुत अच्छे से लिख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस दिखाऊंगा मैं आपको। सो दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट, कौन सा, टू इमिसिबल लिक्विड मिक्सचर्स, टू इमिसिबल लिक्विड्स। नेक्स्ट टेक्निक आती है क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक, जिसमें हम दो देखेंगे, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। क्रोमा का मतलब होता है कलर, तो जो कलर्ड सब्सटेंस होते हैं मेनली उनके लिए क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक यूज की जाती है। अब क्या है एडजॉर्प्शन में, क्या है, डिफरेंट कंपाउंड जो होते हैं एडजॉर्ब्ड होते हैं एडजॉर्बेंट में। एडजॉर्ब्ड आपको पता है, एडजॉर्प्शन प्रोसेस आपको पता है, सरफेस फिनोमिना है। एडजॉर्बेंट आपको पता है, एडजॉर्बेट आपको पता है। एडजॉर्बेंट जिस पर एडजॉर्प्शन होता है, एडजॉर्बेट जो सब्सटेंस एडजॉर्ब होता है। तो डिफरेंट कंपाउंड्स आर एडजॉर्ब ऑन एन एडजॉर्बेंट टू डिफरेंट कैटेगरीज एंड देयर आर टू फेज। पहली है स्टेशनरी फेज, जैसे आप लेंगे सॉलिड, आप ले सकते हैं एल्यूमिना, सिलिका जेल, एमजीओ एटसेट्रा, और दूसरी होगी मोबाइल फेज जो कि लिक्विड होगी। एक फेज कैसी है, स्टेशनरी फेज, सॉलिड फेज, सॉलिड फेज, उसमें आप ले सकते हैं एल्यूमिना, सिलिका जेल या मैग्नीशियम ऑक्साइड। मोबाइल फेज लिक्विड फेज होगी, लिक्विड सॉलिड, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशियल पार्शनिंग of components of a mixture between stationary phase and mobile phases. Stationary phase liquid, mobile phase liquid, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, दोनों लिक्विड भी हो सकते हैं। पहले मैंने सॉलिड लिक्विड या सॉलिड, आप देख सकते हैं किस तरीके से, स्टेशनरी फेज मैंने, फिर लिक्विड, और मोबाइल फेज भी कौन सी है, लिक्विड। तो इस टाइप के चेंजेस भी आप देख सकते हैं फेज में। नेक्स्ट आता है टू मेन टाइप्स, इसके यूजेस समझिए। Two main types of chromatographic technique based on the principle of different adsorption. एक है कॉलम क्रोमेटोग्राफी जिसमें कॉलम लेते हैं, और एक होता है TLC थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। इट मेनली इंक्लूड्स पेपर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर में क्या होता है, पेपर क्रोमेटोग्राफी, इन विच ए स्ट्रिप ऑफ क्रोमेटोग्राफिक ग्राफिक पेपर, एक पेपर होता है
ठीक है। इज स्पॉटेड विद द सॉल्यूशन मिक्सचर, जिसको आपको सेपरेट करना है इस तरीके से स्पॉट कर देते हैं। इज सस्पेंडेड इन ए सूटेबल एडवेंट और ए मिक्सचर सॉल्वेंट, इस टाइप से सस्पेंड कर देते हैं। विच एक्ट एज ए मोबाइल फेज, यहाँ पे एक सॉल्वेंट रहता है, डिफरेंट डिफरेंट इनकी क्या रहेगी, एडजॉर्प्शन पावर रहेगी, और ये सॉल्वेंट ऊपर की तरफ चढ़ता है, उस तरीके से यहाँ पर सेपरेशन हो जाता है। तो जो सॉल्वेंट जो मिक्सचर लेंगे वो एक्ट करेगा एज ए मोबाइल फेज। क्लियर एवरीवन? तो मैंने कहा ना स्टेशनरी फेज आप लिक्विड ले सकते हैं, मोबाइल फेज भी लिक्विड ले सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं देयर आर टू फेज, स्टेशनरी फेज और एक मोबाइल फेज। स्टेशनरी फेज सॉलिड, एल्यूमिना, सिलिका जेल, एमजीओ एटसेट्रा ले सकते हैं, और मोबाइल फेज में लिक्विड या लिक्विड सॉलिड, इस तरह से आप ले सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वालिटेटिव एनालिसिस। आई होप आपको जो 8 टेक्निक्स मैंने बताई प्योरिफिकेशन की वो समझ में आ गई होंगी। पहले समझते हैं डिटेक्शन ऑफ अदर एलिमेंट्स। अभी हम कर रहे हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस, फिर क्वांटिटेटिव भी देखेंगे। नाइट्रोजन, सल्फर या हेलोजेंस और फॉस्फोरस जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट रहते हैं उन्हें हम एलई टेस्ट, हम क्या बनाते हैं, लेसिजिन एक्सट्रैक्ट, इस टेस्ट से, लेसिजिन टेस्ट से डिटेक्ट कर सकते हैं। अब उनको सोडियम में डिसॉल्व करते हैं, सोडियम में डिसॉल्व करके उनको इसलिए डिसॉल्व करते हैं ताकि वो सॉल्युबल बन जाए, क्योंकि जब हम टेस्ट करेंगे तो हमें वाटर सॉल्युबल कंपाउंड चाहिए, तो हम उन्हें सोडियम में डिसॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले और बना लेते हैं एलई, जिसको हम बोलते हैं लेसिजन एक्सट्रैक्ट। ये समझ लीजिए नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन, और अगर नाइट्रोजन सल्फर दोनों हैं तो सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाएंगे, जिसको हम एलई कह देते हैं। लेसिजन एक्सट्रैक्ट क्या बोल देते हैं, एलई, लेसिजिन एक्सट्रैक्ट। हमने क्या किया, सोडियम प्लस कार्बन प्लस नाइट्रोजन, ये बन गया आपका सोडियम एक्सट्रैक्ट NaCN। प्रोसीजर क्या है, सोडियम एक्सट्रैक्ट लिया, FeSO4 के साथ मिक्स किया, NaOH लिया, फिर बॉयल और कूल किया, ठीक है। FeCl2 और कॉन्सेंट्रेटेड HCl मिक्स करने पर हमें मिल जाता है ब्लू और ग्रीन कलर। अगर ऐसा मिल रहा है तो इसका मतलब वहां नाइट्रोजन प्रेजेंट है। रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगी, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ये भी। रिएक्शन समझिए, NaCN हमारा क्या है, सोडियम एक्सट्रैक्ट, उसमें हमने FeSO4 फेरस सल्फेट, Fe यहाँ पे किसमें, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, Fe2 मिक्स किया तो क्या बन गया, FeCN होल ट्वाइस प्लस Na2SO4, ये सिंपल थी। फिर FeCN होल ट्वाइस में और सोडियम एक्सट्रैक्ट है, 6 NaCN मिक्स किया, बन गया Na4 FeCN होल 6, Na4 FeCN होल 6। अगर Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो यहाँ +4 है, वही +1 × 4 +4 हो गया, प्लस Fe की x लेट कर लेते हैं, और -1 × 6 कितना आ जाएगा, -6, ओवरऑल 0 कितनी आ गई, -2, इधर जाके +2, तो यहाँ पर अभी भी Fe +2 में। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आपको पता है कैसे लिखते हैं, हेक्सासाइनाइडो सोडियम हेक्सासाइनाइडो आयरन 2। उसके बाद इसके 3 मॉलिक्यूल्स लिए, 3Na4 FeCN होल 6, और फिर आपने देखा किसके साथ मिक्स किया, FeCl3 के साथ, FeCl3 के साथ। जब FeCl3 के साथ मिक्स किया तो क्या बन गया, Fe4 FeCN होल 6 3, Fe4 FeCN होल 6 3, ये प्रूशियन ब्लू है। क्वेश्चन यहां से भी आया हुआ है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रूशियन ब्लू, Fe4 FeCN होल 6 होल थ्राइस, ये ध्यान रखना, Fe4 देन FeCN होल 6 होल थ्राइस प्लस 12 NaCl। इस फॉर्मूले का जो नाम है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रूशियन ब्लू। अगर ब्लू और ग्रीन कलर अपेयर हो गया है तो आप कहेंगे नाइट्रोजन इज प्रेजेंट। नेक्स्ट सल्फर समझते हैं। सल्फर में क्या है, 2Na, वही सोडियम के साथ हम डिसॉल्व कर रहे हैं इसको, 2Na प्लस सल्फर बना लिया सोडियम सल्फाइड Na2S, जिसको हम Le बोल देते हैं, लेसिजन एक्सट्रैक्ट, या फिर हम Se बोल देते हैं, सोडियम एक्सट्रैक्ट। सोडियम एक्सट्रैक्ट को मिक्स किया सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ, अ डीप वॉयलेट कलर अपेयर होगा। और अगर वहीं पर इसको एसिटिक एसिड, जिसको हम बोलते हैं इथ प्लस एन प्लस ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड के साथ मिक्स करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा इथेनोइक एसिड प्लस CH3CO होल ट्वाइस Pb, लेड एसिटेट। तो हमारे पास ब्लैक PPT आ जाएंगे, किसके, लेड सल्फाइड के, PbS के, किसके ब्लैक PPT आ जाएंगे, लेड सल्फाइड PbS के। तो देखो क्या हो रहा है, हमने पहले क्या लिया, सोडियम एक्सट्रैक्ट, क्या है वो, Na2S सोडियम सल्फाइड, सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड।
क्वेश्चन आ जाता है। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का फॉर्मूला बताइए, Na2FeCN होल 5NO, नाइट्रो से ले मिक्स कर दिया इसके साथ, तो डीप वॉयलेट कलर आना चाहिए, Na4FeCN होल 5NaNOS बन जाता है, इसी का डीप वॉयलेट कलर आ जाता है, Na4FeCN होल 5NOS बन गया, S यहाँ पे इंसर्ट हो गया एक तरीके से। फिर सोडियम एक्सट्रैक्ट को किसके साथ, लेड एसीटेट, CH3CO होल 2 Pb, तो क्या बन गया, लेड सल्फाइड, इसके ब्लैक पीपीटी आ जाते हैं, इसके क्या आ जाते हैं, ब्लैक पीपीटी, ब्लैक प्रेसिपिटेट। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप इमीडिएटली कह देंगे कि हाँ सल्फर में बी प्रेजेंट। +2 CH3COON, मतलब सोडियम एसीटेट वहां से रिमूव होता है। नेक्स्ट आता है हेलोजन। हेलोजन समझते हैं, वही करना है, Na+Cl सोडियम के साथ मिक्स किया, क्योंकि अब ये वाटर सॉल्युबल हो चुके हैं। वाटर सॉल्युबल होने के बाद ही हम टेस्ट कर सकते हैं ना इजीली। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम पता लगाते हैं कि क्या क्या प्रेजेंट है, और क्वांटिटेटिव में पता लगाते हैं कि जो प्रेजेंट है वो कितना प्रेजेंट है, क्वांटिटी क्या है। इसको सोडियम के साथ डिसॉल्व करते हैं ताकि वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स बन के आ जाएं। तो हमने क्या किया, व्हाइट पीपीटी सॉल्युबल इन एक्वस अमोनिया, वो कंफर्म करेगा क्लोरीन है। पेल येलो पीपीटी पार्शियल सॉल्युबल इन एक्सेस एक्वस अमोनिया, तो वो कंफर्म करेगा ब्रोमीन है। और अगर येलो पीपीटी आ जाते हैं इनसॉल्युबल है जो कि एक्वस अमोनिया में, तो वो कंफर्म करेगा आयोडीन। फिर रिपीट कर देता हूं, कलर याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगर व्हाइट पीपीटी आते हैं जो कि सॉल्युबल है एक्वस अमोनिया में, तो क्लोरीन है। पेल येलो आते हैं, पेल येलो, अब कहेंगे पेल येलो और येलो में क्या फर्क है, मान लीजिए फर्क नहीं भी समझ में आ रहा है, तो अगर पेल येलो आते हैं और पार्शियली सॉल्युबल हो रहे हैं एक्वस अमोनिया में, तो ब्रोमीन है। बट अगर येलो ही आ जाते हैं और इनसॉल्युबल है अमोनिया में, तो कंफर्म है आयोडीन है। रिएक्शन समझ लीजिए, बहुत सिंपल रिएक्शन है। हमने सोडियम एक्सट्रैक्ट लिया, वो हो सकता है NaCl हो, NaBr हो, NaI हो, हमने लिख दिया NaX, सोडियम हलाइड, प्लस AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, तो क्या मिल गया, AgX हो गया, यहां से क्या हो गया, AgX। अब वो AgX कुछ भी हो सकता है, AgCl हो सकता है, AgBr हो सकता है, और AgI हो सकता है। साथ में NaNO3 रिलीज हो जाएगा, Na+NO3, जिसको हम बोलेंगे सोडियम नाइट्रेट। क्या बोलेंगे जिसे हम, सोडियम नाइट्रेट। अब AgCl ने किसके साथ, मैंने कहा ना एक्वस अमोनिया, तो 2NH3 एक्वस, तो हमें क्या मिल गया, AgNH3। जो व्हाइट पीपीटी मिलेंगे वो किसके मिलेंगे, AgNH3 होल 2Cl के। ये किसके व्हाइट पीपीटी है, AgNH3 होल 2Cl के। तो व्हाइट पीपीटी जो कि क्या, जो कि किसमें, व्हाइट पीपीटी किसके, AgCl। तो व्हाइट पीपीटी जो सॉल्युबल है एक्वस अमोनिया में, तो इसका मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स बन गया, इसका मतलब क्या है, क्लोरीन मिल गया। व्हाइट पीपीटी अगर सॉल्युबल है एक्वस अमोनिया में, तो हमें क्या मिल गया, क्लोरीन मिल गया। व्हाइट पीपीटी किसके, AgCl की। फिर आया AgBr, येलो पीपीटी, अगर वो पार्शियली सॉल्युबल है एक्वस अमोनिया में, एक्सेस एक्वस अमोनिया, यहाँ जो अमोनिया लिया गया वो कैसे लिया गया, एक्सेस में, कॉम्प्लेक्स बना AgNH3 होल 2Br, ठीक है, प्लस ये कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है। ये रिएक्शन नेक्स्ट है, समझिए ध्यान से, फिर बता देता हूँ। NaX प्लस AgNO3 किया, वहां से AgX बन गया, AgCl बन सकता है, AgBr बन सकता है, और AgI बन सकता है, इनके पीपीटी बन गए। अगर AgCl बना तो व्हाइट पीपीटी, अगर वो एक्वस अमोनिया में सॉल्युबल हो जाते हैं और कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं AgNH3 होल 2Cl, तो हम उसे कह देंगे कि हाँ Cl कंफर्म है। वहीं पर येलो पीपीटी आए AgBr के, पेल येलो, उनको एक्सेस ऑफ एक्वस अमोनिया में डिसॉल्व करेंगे। अगर पार्शियली सॉल्युबल हो जाते हैं और कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं AgNH3 होल 2Br, तो कह देंगे Br कंफर्म है। वहीं पर अगर AgI अमोनिया में लिया एक्वस अमोनिया में और इनसॉल्युबल रहा, AgI प्लस NH3 एक्वस इनसॉल्युबल रहा, तो हम कह देंगे आयोडीन कंफर्म है। क्या कंफर्म है, आयोडीन। नोट कर लीजिए, 3 रिएक्शन दिखाई मैंने। फर्स्ट रिएक्शन है AgCl वाली, सेकंड है AgBr वाली, और थर्ड यहाँ पर है AgI प्लस NH3 एक्वस गिव्स इनसॉल्युबल। पीपीटी क्या है, इनसॉल्युबल है एक्वस अमोनिया में, येलो पीपीटी। क्लियर, येलो पीपीटी किसके आ रहे हैं, ये पीपीटी किसके आ रहे हैं, हलाइड्स के। कौन से हलाइड्स के, AgCl, AgBr, AgI। AgCl के पीपीटी व्हाइट पीपीटी, AgBr के पीपीटी
पेल येलो पीपीटी। और एजीआई के पीपीटी बताइए कैसे हैं एजीआई के पीपीटी, क्विकली। एजीआई की पीपीटी है येलो पीपीटी और एजीबीआर के पेल येलो पीपीटी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नाइट्रोजन एंड सल्फर अगर दोनों प्रेजेंट है तो, अगर नाइट्रोजन और सल्फर दोनों है तो सोडियम प्लस कार्बन प्लस नाइट्रोजन प्लस सल्फर ये बन जाएगा NaSCN, इसको बोलेंगे हम सोडियम एक्सट्रैक्ट। एज इन टेस्ट फॉर नाइट्रोजन, इंस्टेंट ऑफ ग्रीन और ब्लू कलर जो यहाँ पे आ रहा था नाइट्रोजन केस में, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम थायोसाइनेट, यहाँ पर ब्लड रेड कलरेशन आएगा, जिससे कंफर्म होगा कि हाँ नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट है। नीट 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब ये सारे टेस्ट, ये सारी डिटेक्शन इंपॉर्टेंट है, चाहे सोडियम की हो, चाहे नाइट्रोजन की हो, सल्फर की हो, हेलोजन की हो, दोनों की हो, नाइट्रोजन और सल्फर दोनों की। तो जैसा हमने नाइट्रोजन में टेस्ट किया था, नाइट्रोजन के टेस्ट के लिए क्या आया था, जब हमने नाइट्रोजन में टेस्ट किया था क्या आया था हमारे पास, ब्लू और ग्रीन कलर। बट अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर फॉर्म होगा ब्लड रेड कलरेशन। कैसे, NaSCN, इसको FeCl3 के साथ मिलाने से हमारे पास बन जाएगा FeSCN और Cl2, FeSCN और Cl2 प्लस 3 NaCl। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स बन के आएगा NaSCN प्लस FeCl3 से, ठीक है। और यहाँ पर Cl2 एज ए काउंटर आयन है, तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बन के आ गया। तो यहां से क्या कंफर्म हो रहा है, ये रिएक्शन आप देख सकते हैं, यहां से कंफर्म हो रहा है ब्लड रेड कलरेशन आने की वजह से सोडियम थायोसाइनेट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम थायोसाइनेट जो हमारे पास बन रहा है, उसकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा है, ब्लड रेड कलरेशन कंफर्म कर रहा है नाइट्रोजन एंड सल्फर दोनों को। अब आती है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में सबसे पहले देखते हैं लिबिग मेथड। लिबिग मेथड में हम क्या देखेंगे, कार्बन एंड हाइड्रोजन के बारे में। लिबिग मेथड में हम क्या देखेंगे, एक पर्टिकुलर एपरेटस होता है, उसमें क्या होती है, हमारे सैंपल होता है, उसको हीट करते हैं तो वहां से वो CO2 और H2 में बदलता है। मैं आपको रिएक्शन दिखाता हूं, देखिए परसेंटेज ऑफ कार्बन का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे फिर वहां से, और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकालेंगे। पहले इस रिएक्शन से समझिए, डूमास मेथड में बताऊंगा, बट पहले लिबिग मेथड समझ लेते हैं। तो लिबिग मेथड में क्या होता है, जो हमारा सैंपल होता है उसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। जो हमारा क्या होता है सैंपल, उसको हम हीट करते हैं, और हीट करने के बाद वहां से उस सैंपल में क्या प्रेजेंट है, उस सैंपल में प्रेजेंट होगा आपका कार्बन और हाइड्रोजन। मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा, आप फॉर्म की लिंक देख सकते हैं चैट बॉक्स में, तो सभी अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें और सेशन को फोकस होके अटेंड करें, क्योंकि थोड़ी देर में थ्योरी समाप्त होने वाली है, फिनिश होने वाली है। उसके बाद हम देखेंगे, इन फॉर्मुलेस को नोट डाउन करते रहे, उसके बाद हम देखेंगे DPP एंड PYQs कि किस तरीके से हम DPP और PYQs को क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। समझिए, लिबिग मेथड जो हमारा होता है CXHY, किसी हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला, ठीक है, CXHY, मैं फॉर्मूला भी आपको दिखाऊंगा। देन इसको हीट करेंगे हम, ठीक है, इसको हीट करेंगे किसके साथ, O2 के साथ। कंबशन कर रहे हैं तो क्या होगा भाई, O2 के प्रेजेंस में हीट होगा ना, कंबशन कर रहे हैं तो क्या बनेगा आपका CO2 और H2। मैं बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं लिख रहा हूं अभी, तो आपको CO2 और H2 बनेगा। समझने वाली बात है, इस सैंपल में कितना कार्बन और कितना हाइड्रोजन है वो हमें ये CO2 और H2 बता देगा। तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है परसेंटेज ऑफ कार्बन का। कैसे पता लगाएंगे, 12/44। एक CO2 में कितना कार्बन है, एक कार्बन, उसका मास 12, टोटल है कितना CO2 का मास 44, तो सबसे पहले 12/44। उसी तरीके से अगर वाटर का केस होगा तो वाटर में कितने हाइड्रोजन है, दो का मास 2 ही होगा, एक का मास 1 होता है, और मास वाटर का 18, ठीक है। तो वाटर के केस में आप देख सकते हैं 2/18। मल्टीप्लाई करना है कि ये CO2 आया कितना है, ये तो एक तरीके से फ्रैक्शन आ गया कार्बन का कितना है CO2 के अंदर, बट ये CO2 का मास आया कितना है वो हमें मिलेगा। Harpreet, you are raising your hand. You can put your doubt in the chat box. I will cater. Okay. मास ऑफ CO2 से मल्टीप्लाई करना है,
डिवाइडेड बाय एम, एम इज द मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमें गिवन है, जिसको हम हीट कर रहे हैं, वो एम है, और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। सिंपल फॉर्मूला, अगर आपको परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बताना है तो आप क्या करेंगे, फ्रैक्शन 2/18 मल्टीप्लाई बाय कितना H2O है, मतलब मास ऑफ H2O, डिवाइडेड बाय किसमें हम ये सारा काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो उसका मास कितना है, और मल्टीप्लाई बाय 100। हो गया फॉर्मूला, लर्न भी हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, सभी को लर्न हो गया, यस सभी को लर्न हो गया फॉर्मूला, बताइए क्विकली, यस। तो देखिए नेक्स्ट आता है डूमास मेथड। डूमास मेथड से क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आपको क्वेश्चन कार्बन हाइड्रोजन वाले से भी दिखाऊंगा, डीपीपी में हम देखेंगे और पीवाईक्यूज में भी हम देखेंगे। डूमास मेथड से 2011-2015 एआईपीएमटी में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन को क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज करते हैं, लिबिंग मेथड को कार्बन और हाइड्रोजन के लिए यूज करते हैं, और नाइट्रोजन के लिए यूज करते हैं डूमास मेथड। देखिए नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को हीट करेंगे विद CuO कॉपर ऑक्साइड के साथ, तो देखिए क्या इक्वेशन बनेगी, CxHyN2, CxHyN2 ये कोई नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको हम हीट कर रहे हैं किसके साथ, कॉपर ऑक्साइड। बैलेंस्ड इक्वेशन दिखाई गई यहाँ पर, 2x + y/2 कॉपर ऑक्साइड यूज होगा, तो XCO2 बनेगा प्लस y/2 H2O प्लस Z/2 N2 प्लस Z/2 N2, और प्लस में आ जाएगा 2x + y/2 कॉपर, 2x + y/2 Cu। तो लिबिंग मेथड कार्बन हाइड्रोजन के लिए, और डूमास मेथड हम देख रहे हैं नाइट्रोजन के लिए। ध्यान से समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को पहले हीट किया विद कॉपर ऑक्साइड, इसका अपना एपरेटस होता है। अभी मैं आपको पूरा एपरेटस की वर्किंग नहीं दिखा रहा हूं, मैं आपको सिर्फ फॉर्मूले से क्वेश्चन आता है, मैं इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूं आपको। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम की टर्म्स में बात करेंगे। तो आपको पता है 28, यहाँ पर जो N2 प्रोड्यूस हो रही है वो कितनी है, दो नाइट्रोजन उसके अंदर, मतलब 14 × 2 = 28, और आपको पता है 22,400 ml प्रेजेंट होता है 1 मोल में, और V वॉल्यूम हमें सैंपल की होगी, M मास ऑर्गेनिक कंपाउंड का, और 100 मल्टीप्लाई बाय 100। सो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन क्या हो गया, 28 इंटू में V, वॉल्यूम इसकी कितनी प्रोड्यूस हुई है, सैंपल की नहीं, वॉल्यूम इसकी कितनी प्रोड्यूस हुई है, जिसको हम डिटेक्ट कर रहे हैं। किसको डिटेक्ट कर रहे हैं, हम डिटेक्ट कर रहे हैं नाइट्रोजन को। तो 28 इंटू वॉल्यूम कितनी प्रोड्यूस हुई है नाइट्रोजन की, डिवाइडेड बाय 22,400 ml मल्टीप्लाई बाय M, M इज द मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। नेक्स्ट आता है जेल-डाल मेथड, यहां से 2022 में एआईपीएमटी 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। जेल-डाल मेथड, जेल-डाल मेथड में क्या करेंगे, मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को H2SO4 के साथ, ऑर्गेनिक कंपाउंड को H2SO4 के साथ हीट करेंगे। आपके पास रिएक्शन करने पर आएगा अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे, 2NaOH, आपके पास आ जाएगा सोडियम सल्फेट प्लस अमोनिया प्लस 2H2O। 2NaOH के साथ करने पर अमोनियम सल्फेट को रिएक्शन हमारे पास आ जाता है सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस 2NH3 प्लस 2H2O प्लस 2NH3 प्लस 2H2O। यहां पर नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में आ रहा था और यहां पर NH3। जब हम 2NH3 प्लस H2SO4 को रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, अमोनियम सल्फेट NH4 अब देखिए परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन यहां से कैसे निकालेंगे। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1.4 इंटू M, कैपिटल M, इंटू में 2 ब्रैकेट में V माइनस V1/2 और डिवाइडेड बाय M। तो V एंड V1 क्या है, वॉल्यूम। V किसकी वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ H2SO4, एंड V1 किसकी वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ NaOH रेस्पेक्टिवली, वॉल्यूम ऑफ NaOH रेस्पेक्टिवली। और M क्या है आपकी, मोलरिटी। नेक्स्ट देखते हैं कैरियस मेथड, क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं। हमने कार्बन की समझ लिया, हाइड्रोजन को समझ लिया, नाइट्रोजन को समझ लिया, अब हम समझेंगे कैरियस मेथड में हेलोजन की। तो परसेंटेज ऑफ हेलोजन, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, सभी नोट डाउन कर लीजिए फॉर्मूला। परसेंटेज ऑफ हेलोजन कैसे निकालेंगे, एटॉमिक मास हेलोजन का डिवाइडेड बाय
मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास ऑफ सिल्वर हालाइड AgX का, मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ AgX, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ AgX डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और मल्टीप्लाई बाय 100। आप देख सकते हैं, मैं रिपीट करता हूं, मास ऑफ AgX अपॉन मोलर मास ऑफ AgX, ये तो नंबर ऑफ मोल्स हो गए, नंबर ऑफ मोल्स को एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दिया x के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgX को एटॉमिक मास ऑफ x से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 100 क्या है क्योंकि परसेंटेज बतानी है, और डिवाइडेड बाय m करना ही करना है क्योंकि टोटल मास ऑर्गेनिक कंपाउंड का यही है जो हेलोजन कंटेनिंग है। नेक्स्ट आता है टेस्ट फॉर सल्फर। टेस्ट फॉर सल्फर में क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग S कैरियर्स ट्यूब में लिया, Na2O2 और HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ हीट किया, बन गया H2SO4, एक्सेस BaCl2 मिलाया तो बन गया BaSO4 बेरियम सल्फेट। तो परसेंटेज ऑफ सल्फर बेरियम सल्फेट की हेल्प से निकालेंगे। अटेंडेंस लिंक प्रोवाइड की गई है, चैट बॉक्स में आप देख सकते हैं, तो आप सभी अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें, ठीक है। परसेंटेज ऑफ सल्फर, वही सल्फर का मास क्या होता है 32 डिवाइडेड बाय बेरियम सल्फेट का 233 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ बेरियम सल्फेट। देखो 32 जैसे एटॉमिक मास ऑफ हेलोजन, अब हेलोजन अब फिक्स नहीं था इसलिए वैल्यू नहीं रखी, हो सकता है क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, एटसेट्रा, हो सकता है यहाँ पे AgX की जगह AgCl हो, AgBr हो या फिर AgI हो, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग उनका मोलर मास आएगा। तो मास अपॉन मोलर मास वही नंबर ऑफ मोल्स हो गए, मास ऑफ BaSO4 डिवाइडेड बाय बताइए मोलर मास ऑफ BaSO4। यहाँ 32 से मल्टीप्लाई किया सल्फर के मास से और डिवाइडेड बाय m किया है क्योंकि आपको पता है m मतलब मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और मल्टीप्लाई बाय 100 किया है परसेंटेज के लिए। टेस्ट फॉर फॉस्फोरस, फॉर्मूले सारे इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करते रहिए। इस कंपाउंड को पहले हीट करेंगे एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, जैसे कि Na2O2 आप ले सकते हैं, सोडियम परऑक्साइड। भाई परऑक्साइड क्या होता है O2 2 नेगेटिव और Na क्या होता है पॉजिटिव, तो यहाँ 1 यहाँ 2 कोई मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा Na2O2। फॉस्फोरस जो प्रेजेंट रहेगा कंपाउंड में वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा फॉस्फेट में, और कैसे रिएक्शन देखिए, सोडियम फॉस्फेट प्लस 3HNO3, HNO3 क्या है नाइट्रिक एसिड, एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, H3PO4 प्लस NaNO3 उसने प्रोड्यूस कर दिया सोडियम नाइट्रेट। देन H3PO3 प्लस 12 NH4 होल ट्वाइस MOO4 अमोनियम मोलिब्डेट प्लस 21 HNO3 हमें क्या देगा अमोनियम फॉस्फेट NH4 होल थ्राइस PO4 प्लस 12 MOO3 प्लस 21 NH4NO3 प्लस 12 H2O। तो NH4 होल थ्राइस PO4 डॉट 12 MOO3 प्लस 21 NH4NO3 प्लस 12 H2O। तो परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस हम Mg2P2O7 के अकॉर्डिंग निकालेंगे, तो 62 फॉस्फोरस का एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय वही मास ऑफ Mg2P2O7 डिवाइडेड बाय 222 इसका मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 100 फॉर परसेंटेज और डिवाइडेड बाय m जो कि हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास है जो कंटेन कर रहा है फॉस्फोरस। अगर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना है तो वही कैसे निकालेंगे, CO2 वाले केस में 32 इसका मास हो गया डिवाइडेड बाय 88 डिवाइडेड बाय क्या आएगा 88, तो 32 इंटू मास ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय 88 इंटू में 100 और m इज द मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये फॉर्मूले सारे इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर किसी को नोट डाउन करने फॉर्मूले तो यू कैन नोट इट डाउन, बिकॉज हम क्वेश्चंस जब देखेंगे तो उन क्वेश्चंस में इन फॉर्मूलेज का हम यूज करेंगे। ध्यान रखिए सभी, जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो उन क्वेश्चंस में इन फॉर्मूलों का यूज करेंगे, तो आप सभी को फॉर्मूले पता रहने चाहिए उस टाइम पे। नेक्स्ट देखते हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और फिर कुछ देर में हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास जिसमें हम देखेंगे डीपीपी एंड पीवाईक्यूज। रिटार्डेशन फैक्टर आरएफ वैल्यू जो होती है वो कैसे डिफाइन की जाती है, रेशियो किसका, जो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स हम देखते हैं उसमें रेशियो ऑफ द डिस्टेंस मूव्ड बाय द सॉल्यूट एंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द सॉल्वेंट।
along the chroma plate, जिसपे क्रोमो जो क्रोमा आता है या क्रोमा प्लेट उसको बोल देते हैं, ठीक है, where both distances are measured from the common origin और बेस लाइन, जो एक बेस लाइन होती है उस पेपर पे, अगर हम टीएलसी कर रहे हैं तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी या फिर पेपर क्रोमेटोग्राफी. द डायग्राम एक्सप्लेन्स व्हाट आर द डिस्टेंस टू बी टेकन टू कैलकुलेट दीज आरएफएस, मतलब रिटार्डेशन फैक्टर वैल्यूज. बाय डेफिनेशन द एक्चुअल आरएफ इज दैट ऑफ द सेंटर बी. जनरली जो आरएफ वैल्यूज होती हैं आर ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1. ये ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आरएफ वैल्यूज कहां से कहां होती हैं, 0 to 1. देखिए डायग्राम से आप समझिए, ये हमारी बेस लाइन हो गई, यहां पर हमने स्पॉट मार्क किया था बेस लाइन पे, वहां से डिस्टेंस ट्रेवल गए यहां तक. तो इसमें आप दो चीजें देख सकते हैं, एक वो मैक्सिमम कहां तक गया है और मिनिमम कहां तक है. ये सॉल्वेंट फ्रंट दिखाया गया, सॉल्वेंट का फ्रंट, यहां से यहां तक सॉल्वेंट का जो फ्रंट है वो डिस्टेंस डी हो गया, प्लस जो टॉप एज तक का डिस्टेंस है बेस लाइन से टॉप एज वो ए हो गया, बेस लाइन से बॉटम एज का बी हो गया. बेस लाइन से मेजर कर रहे हैं हम सारी चीजों को. तो आर एफ टॉप क्या हो गया, रिटार्डेशन फैक्टर टॉप. आर एफ ए जिसको हम बोलेंगे वो हो जाएगा रेशियो, किसका रेशियो, डिस्टेंस मूव्ड बाय द सॉल्यूट, कितना टॉप एज तक ए मूव किया, एंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट तो ऊपर तक गए तो कितना डिस्टेंस मूव किया सॉल्वेंट ने. मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा फॉर मोर अपडेट्स यू कैन ज्वाइन द साथी चैनल, वो आपको ज्वाइन करना है. साथी फोरम की लिंक भी आपको प्रोवाइड की गई है, उस साथी फोरम की लिंक पर आप पूछ सकते हैं अपने डाउट्स, फोरम पर पोस्ट कर सकते हैं. चैट बॉक्स में आप सभी को लिंक प्रोवाइड की गई है, so you can ask your questions, you can clear your doubts and you can post your questions, your doubts on साथी forum. RF का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया वो है रेशियो किसका, डिस्टेंस मूव्ड बाय सॉल्यूट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय सॉल्वेंट. तो अगर मैं आर एफ बॉटम निकालूं तो बॉटम के लिए बॉटम वाले लेंगे बी, तो बी बॉटम ने बेस लाइन से बॉटम एज तक ट्रेवल किया है, ठीक है. तो बी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय सॉल्वेंट कितना, ये तो फिक्स है डी, बेस लाइन से गए यहां तक, सॉल्वेंट फ्रंट यहां दिखाया गया डी. अगर आप आर एफ सेंटर की बात करो, सेंटर, तो कैसे निकालेंगे, सेंटर कहाँ आएगा भाई, ए उसने यहां से यहां तक ट्रेवल किया है और बी उसने यहां से यहां तक ट्रेवल किया है, तो सेंटर कहाँ आ गया a प्लस बी बाय 2. ये उसने सेंटर तक का डिस्टेंस लिया है डिवाइडेड बाय डी, डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट. ये उसने ट्रेवल किया सेंटर तक, डिस्टेंस मूव्ड बाय सॉल्यूट टिल सेंटर, और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय सॉल्वेंट, जो कि हो जाएगा डी, स्मॉल डी. आई होप आप इस डायग्राम से समझ गए होंगे. आर एफ वैल्यू जो होती है जनरली कहां से कहां रहती है, 0 to 1. नेक्स्ट, जो हमने जेलडाल मेथड देखा था वो कुछ एप्लीकेबल नहीं है, यहां से भी क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करिएगा. इज नॉट एप्लीकेबल टू कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन. कुछ कंपाउंड्स को ये क्या नहीं कर सकता, वहां पर क्वालिटेटिव मैं कह सकता हूं वहां पर नाइट्रोजन को हम नहीं बता सकते कितना है. उसका कारण है, अगर नाइट्रोजन NO2 की फॉर्म में, एजो ग्रुप है, एजो ग्रुप आप सभी जानते हैं, एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट इन रिंग, फॉर एग्जांपल प्रीडीन, प्रीडीन आप सभी जानते हैं, ये हो गया प्रीडीन, या क्यूनोलिन, क्यूनोलिन आप सभी जानते हैं, या फिर आइसोक्यूनोलिन, आइसोक्यूनोलिन भी सिंपल है, ये हमारा आइसोक्यूनोलिन हो गया, ये हमारा प्रीडीन, ये हमारा क्यूनोलिन, ये हमारा आइसोक्यूनोलिन. इंपॉर्टेंट बात बताऊं क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये कि नाइट्रोजन रिंग में अगर प्रेजेंट है, वो तो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, फॉर एग्जांपल प्रीडीन, क्यूनोलिन, आइसोक्यूनोलिन, अगर रिंग में प्रेजेंट है, यहाँ रिंग का मेंबर है, यहाँ रिंग का मेंबर है, यहाँ रिंग का मेंबर है, तो जेलडाल मेथड यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा. अगर नाइट्रो की फॉर्म में प्रेजेंट है तो एप्लीकेबल नहीं होगा, एसो ग्रुप की फॉर्म में प्रेजेंट है तो एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि इन सब का नाइट्रोजन NH4 होल ट्वाइस
SO4 में कन्वर्ट नहीं होता अंडर द कंडीशंस ऑफ दिस मेथड। अगर वो कन्वर्ट नहीं होगा, अगर वो कन्वर्ट नहीं होगा तो हम नाइट्रोजन डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे कि वो कितना है। उसके बाद जो मैंने आपको LE बताया, लेजियन एक्सट्रैक्ट बनाने का तरीका, लेजियन टेस्ट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है कंटेनिंग कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन, कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं। जब सोडियम के साथ उन्हें फ्यूजन कर देते हैं तो वो NaCN, Na2S, NaX, NaCNS बना लेते हैं, जो कि आयनिक कंपाउंड होते हैं, सॉल्युबल होते हैं वाटर में। तो NaCNS इज फॉर्म्ड जब नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट होंगे टुगेदर इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये छोटी छोटी सी टिप्स मैं जो आपको बता रहा हूं, इनको भी ध्यान रखिए, माइंड में रखिए, ताकि क्या हो, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन आए आप उसे अटेम्प्ट कर सको। ठीक है, अभी थोड़ी देर में मैं आपको शो करूंगा विद इन 2 मिनट्स। विद इन 2 मिनट्स हम चलेंगे DPP एंड PYQs की तरफ। तो आप सभी उस पेज तक पहुंच जाइए एंड जस्ट गिव मी 2 मिनट्स एवरीवन। यस एवरीवन, आई होप आपको मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। जो स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था, इस पेज तक हम पहुंच गए थे, राइट? एवरीवन क्विकली कंफर्म मी इन द चैट बॉक्स माय स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन एंड माय वॉइस इज प्रॉपर्ली ऑडिबल। मेरी आवाज प्रॉपर्ली आप सभी के पास आ रही है? ओके, स्क्रीन दिख रही है आप सभी को? जो हम DPP और PYQs अटेम्प्ट करने वाले हैं, आई होप आप सभी यहाँ तक पहुंच गए होंगे, इस पेज तक, एनरोल नाउ और जो भी डिटेल्स फिल करनी होंगी वहां तक। चलिए अब बिगिन करें। तो आज जो हम DPP डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे प्योरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और फिर इसी के हम देखेंगे PYQs। सभी ने DPP वाले जो आइकन बना हुआ है उस पर क्लिक कर दिया। इंस्ट्रक्शंस आएंगे आपके सामने, इनको आप केयरफुली रीड करेंगे। आपने कल भी रीड की होंगी, तो अभी हम चेक बॉक्स पे मार्क करके टिक करके आगे बढ़ेंगे। तो ये आपके सामने DPP ओपन हो जाएंगे। आप सभी देख सकते हैं 20 मिनट का टाइमर स्टार्ट हो चुका है। हम इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। आप सभी अटेम्प्ट करिए, 1 से लेके 10 तक आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, 1 से लेके 10 तक आप अटेम्प्ट करेंगे। अटेम्प्ट करने के बाद आप सबमिट करेंगे। ओके एवरीवन, जैसे कि 1-2 क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करके दिखाता हूं, फिर मैं आपको शो करूंगा कि किस तरीके से आप उसका सॉल्यूशन देखेंगे और क्या उसका आंसर होना चाहिए। तो क्विकली आप सभी इसको अटेम्प्ट करते रहिए। क्वेश्चन 1 क्या कहा गया है, मैं आपको हिंट्स प्रोवाइड कर देता हूं। क्वेश्चन 1 में कह रहा है कि DCM, जिसको हम बोलते हैं डाइक्लोरोमीथेन, एंड वाटर, जिसको हम कहते हैं H2O, आर यूज्ड फॉर डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। आपने पता है ना, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन आप सभी जानते हैं। प्रोसेस मैंने प्योरिफिकेशन टेक्निक बताई थी, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? बताइए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन इनमें से भारी है और कौन इनमें से हल्का है, वो आपको देखना है। DCM and H2O would stay as upper and lower layer respectively in the separating funnel. DCM and H2O will be miscible clearly, नहीं है तो नहीं है। DCM and H2O would stay as lower and upper layer respectively in the separating funnel। उसने कहा DCM लोअर रहे, पहले ऑप्शन में DCM अपर लेयर है, मतलब DCM कम डेंस है, और दूसरे लेयर में DCM ज्यादा डेंस है, मतलब तीसरे ऑप्शन में। ठीक है, तभी वो लोअर लेयर बन रहा है। और H2O पहले केस में लोअर लेयर है, मतलब ज्यादा डेंस है DCM से, और तीसरे केस में DCM ज्यादा डेंस है और H2O कम डेंस है, और फोर्थ में लिखा हुआ DCM एंड H2O विल मेक टर्बिडिटी या कोलाइडल मिक्सचर। सी ऑप्शन इसका मार्क करके हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सोडियम एक्सट्रैक्ट इज हीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 बिफोर टेस्टिंग फॉर हेलोजेंस बिकॉज। मैं किसी भी क्वेश्चन का आंसर मार्क नहीं करूंगा, मैंने इसका सी मार्क किया है सिर्फ आपको बताने के लिए कि इस तरीके से आप मार्क कर सकते हैं। अब मैं किसी भी क्वेश्चन का आंसर मार्क नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं आप सभी क्वेश्चंस, क्योंकि क्या देखा गया कि कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया, जैसे मैंने क्वेश्चन मार्क किया वही उन्होंने आंसर मार्क किया। आपको अपनी नॉलेज के बेस पर आंसर मार्क करने हैं। फिर जब मैं सबमिट करके आपको रिजल्ट दिखाऊंगा, तब आपको चेक करना है कि किस तरीके से हमें उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है एवरीवन, तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, मैं हिंट्स देता रहूंगा। सोडियम एक्सट्रैक्ट इज हीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 बिफोर टेस्टिंग फॉर हेलोजेंस बिकॉज। सोडियम एक्सट्रैक्ट को हम हीट क्यों करते हैं?
विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 बिफोर टेस्टिंग फॉर हेलोजेंस। ऑप्शन दे रखे हैं, जो सिल्वर सल्फाइड है एंड जो सिल्वर साइनाइड है वो एसिडिक मीडियम में सॉल्युबल है इसलिए, या फिर सिल्वर हलाइड्स आर टोटली इनसॉल्युबल इन नाइट्रिक एसिड इस वजह से, या H2 नेगेटिव और Cn नेगेटिव इफ प्रेजेंट आर डिकम्पोज्ड बाय कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड हेंस डू नॉट इंटरफियर इन द टेस्ट। मतलब अगर वो इंटरफियर नहीं करनी चाहिए, ये तो हो सकता है ना। और सिल्वर रिएक्ट फास्टर विद हलाइड्स इन एसिडिक मीडियम। तो ये 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है वो आप मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट क्या दे रखा है, द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ 1:1, दोनों इक्वल नहीं है एकदम, इक्विमोलर ले लिया मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरानाइट्रोफेनॉल। बताइए ऑर्थो एंड पैरानाइट्रोफेनॉल, मैंने आपको जब थ्योरी सेशन पर समझाया था, जब मैं आपको इन प्रोसेसेस को समझा रहा था, सब्लिमेशन, क्रोमेटोग्राफी, क्रिस्टलाइजेशन या स्टीम डिस्टिलेशन, तो उस टाइम पे मैं आपको बता रहा था कि आपको क्या करना है, आपको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है जब आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले। जब आपको ऑर्थो एंड पैरानाइट्रो मिले, फेनॉल मिले, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको इस क्वेश्चन को शो करूंगा कि इस क्वेश्चन को कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। तो आपने उस टाइम पे अगर अच्छे से समझा होगा, अच्छे से नोट किया होगा, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आई होप सभी ने मार्क कर लिया होगा। मैं आपको सेकंड क्वेश्चन शो कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम, बट आपकी डीपीपी आप साथ साथ अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो आपको भी विजिबल होगी। हाँ, मैं ये भी आप सभी को एडवाइस करूंगा कि आप सभी अपने आंसर्स चैट बॉक्स में भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि मुझे भी पता लगे कि कौन क्या आंसर मार्क कर रहा है। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन है, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। आप अपने आंसर्स चैट बॉक्स में प्रोवाइड कर सकते हैं, सो दैट जो मोस्टली ऑप्शन आएगा, जो मैक्सिमम ऑप्शन आएगा, क्या वो सही है, या जो स्टूडेंट्स कुछ और ऑप्शन मार्क कर रहे हैं और वो क्या गलती कर रहे हैं वो हमें पता लगता रहे। ठीक है, ये आप मार्क कर सकते हैं चैट बॉक्स में। किसी को भी कोई भी टाइप का टेक्निकल इश्यू आ रहा है, चैट बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड किया गया है, यू कैन कॉन्टैक्ट, और आप अपना इश्यू बता सकते हैं, उसे रिजॉल्व करा सकते हैं डीपीपी अटेम्प्ट करने में, पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करने में, थ्योरी लेक्चर्स को ज्वाइन करने में, या जो भी है। ठीक है एवरीवन, ओके। थर्ड का सभी डी बता रहे हैं, ठीक है। सेकंड का किसी ने 1 बताया है, सेकंड का 1, दे आर सॉल्युबल इन एसिडिक मीडियम। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़िए। सोडियम एक्सट्रैक्ट इज हीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 बिफोर टेस्टिंग फॉर हैलोजन, इस वजह से पूछा हुआ है उसने। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। इन डूमास मेथड, आ गया ना डूमास मेथड। इन डूमास मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, यहाँ पर कैलकुलेशन की नीड है। 0.25 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो मास मिल गया ऑर्गेनिक कंपाउंड का, फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है। गिव 40 ml ऑफ नाइट्रोजन, वॉल्यूम पता लग गई, एट 300 केल्विन टेम्परेचर, टेम्परेचर पता लग गया, प्रेशर पता लग गया। ठीक है, इफ द एक्वस टेंशन में इज 25 ml, जो टोटल प्रेशर होता है वो एक्वस टेंशन को प्लस करके होता है। अगर आपको सिर्फ प्रेशर निकालना है तो एक्वस टेंशन के प्रेशर को माइनस कर सकते हो। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन पूछा हुआ है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन पूछा हुआ है। यू कैन सी द लिंक्स एवरीवन इन द चैट बॉक्स, आपको लिंक्स प्रोवाइड की गई हैं, और ये भी बताया गया कि किस तरीके से आप लॉगिन करेंगे डीपीपी और पीवाईक्यूज के लिए। एक लिंक प्रोवाइड की गई है आपको neettestpruter.ai की, उस पर जाइए, अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डालिए, लॉगिन करिए, डीपीपी लिंक पर यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं, या फिर पीवाईक्यू ओपन करना है तो पीवाईक्यू लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं। वेरी गुड कोमलप्रीत, आपने बहुत स्पीडली आंसर कर दिया। सक्षम, आपने भी 16.76, सो इट शुड बी द करेक्ट आंसर और नॉट, वो हम देखेंगे इन 10 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट होने के बाद। ओके एवरीवन, सभी रिप्लाई करते रहिए। बट रूपाली फोर्थ का बी, ओके गुड आंसर। इसका मतलब आप सभी ने कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़ा है, ये बड़ी अच्छी बात है, गुड जॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करता हूं। क्वेश्चन नंबर 5, विच मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट शुगर्स, शुगर को सेपरेट करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, क्रोमेटोग्राफी, या फिर बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। ध्यान से समझिए, शुगर्स को सेपरेट करना है तो कौन सा मेथड यूज करेंगे। इजीली आप इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन को, ओके आई कैन सी यहाँ पर थोड़े मिक्स्ड आंसर्स आ रहे हैं। कोई स्टूडेंट ऑप्शन बी कह रहा है, कोई स्टूडेंट ए कह रहा है, कोई सी और कोई डी। ओके, सो मेनी मिक्स्ड आंसर्स, इट इज बी। ओके, सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेइंग बी। चलिए देख लेंगे इसके एंड में, आप सभी मार्क करते रहिए, देखते हैं फिर क्या रिपोर्ट जनरेट होती है आपकी, कितने मार्क्स आते हैं। 6 क्वेश्चन देखते हैं। विच इज ट्रू फॉर कॉलम क्रोमेटोग्राफी,
कॉलम क्रोमेटोग्राफी के लिए मैंने कॉलम क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी दोनों आपको समझाई थी। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी में क्या क्या गया है, मोस्ट एडजॉर्ब्ड सब्सटेंस आर रिटेन्ड नियर द टॉप। ऑप्शन बी, मोस्ट एडजॉर्ब्ड सब्सटेंसेस आर रिटेन्ड नियर द बॉटम। जो जितना ज्यादा एडजॉर्ब होगा वो बॉटम के पास रहेगा, या जो जितना ज्यादा एडजॉर्ब होगा वो टॉप पर जाएगा। द components of the mixture to be separated is called stationary phase and chromatography is not a purification method. I think option D का तो सबको क्लियर होगा, it is not a purification method. Okay, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं सी, कुछ कह रहे हैं ए, कुछ कह रहे हैं बी। चलिए देख लेते हैं क्या आंसर होगा, वो देखेंगे हम इन द क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद। 7 पे मूव करता हूं, अब मैं मूव करूं 7 पे एवरीवन। ओके, 7 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डज नॉट परफॉर्म लेजियन टेस्ट। एलई टेस्ट को कौन नहीं परफॉर्म कर सकता, लेजियन एक्सट्रैक्ट कौन नहीं बना सकता। पहला है बेंजीन पर NH2 जिसको हम कहेंगे एनिलीन। दूसरा है बेंजीन पर NO2 जिसको हम कहेंगे नाइट्रोबेंजीन। तीसरा है बेंजीन पर N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव जिसको हम कहेंगे BDC। और फोर्थ है CH3CONH2 अमाइड, मतलब इथ प्लस एन प्लस अमाइड इथेनामाइड। ध्यान रखना, एक मैंने आपको बताया था जेल्डाल मेथड के बारे में, वो बातें अलग हैं और ये बात अलग पूछी हुई है। कौन एलई को नहीं बना सकता, कौन लेजियन टेस्ट नहीं दे सकता, वो यहाँ पर पूछा हुआ है। इसमें अलग कॉन्सेप्ट लगेगा और वहां पर अलग कॉन्सेप्ट था, कभी आप उसको मिक्स कर दें और इसका आंसर कर दें, ठीक है। 7 क्वेश्चन का आंसर किसी ने बोला है सी। ओके, हरीशमान वेरी गुड, अंकुश वेरी गुड, अदर्स रिप्लाई करिए। वेरी गुड का मतलब ये नहीं कि आंसर्स ठीक हैं, वेरी गुड का मतलब है कि आपने अटेम्प्ट कर दिया, गुड जॉब। सक्षम ने बोला डी, ओके वेरी गुड। कोमलप्रीत डी, खुशबू सी, गुड जॉब। सभी अपने आंसर्स ड्रॉप करते रहिए। देन आई विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। और अपने टेस्ट अपनी डीपीपी में भी मार्क करना है वही आंसर जो यहाँ पर ड्रॉप कर रहे हो, ठीक है। फिर देखते हैं कि किसका कितने सही हैं। ओके, और एक और इम्पोर्टेंट बात कि आंसर गलत होने पर आपको डिस्करेज नहीं होना है, आपको एनकरेज ही रहना है, हमेशा मोटिवेटेड रहना है। क्योंकि क्यों रहना है ऐसा, क्योंकि यहाँ की गलतियां आपको आगे एग्जाम में सेफ रखेंगी। यहाँ आप गलती करेंगे, कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद एग्जाम में वो वाली गलती दोबारा नहीं करेंगे। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। द बेस्ट मेथड फॉर द सेपरेशन ऑफ नेफ्थलीन एंड बेंजोइक एसिड फ्रॉम देयर मिक्सचर इज। कितना सिंपल क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। मैं जब थ्योरी सेशन हम ले रहे थे, थ्योरी सेशन के टाइम पे मैंने आपको इसका भी आंसर बताया था। थ्योरी सेशन के टाइम पे मैंने आपको इसका आंसर बता चुका हूं कि द बेस्ट मेथड फॉर द सेपरेशन ऑफ नेफ्थलीन एंड बेंजोइक एसिड फ्रॉम देयर मिक्सचर। अच्छे से समझ के क्वेश्चन को आंसर करिए। यहाँ पर सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी या क्रिस्टलाइजेशन में से क्या यूज होगा, सभी ध्यान से समझिए और इस क्वेश्चन का आंसर करिए। ये हमारा थर्ड लास्ट क्वेश्चन है। मूव करूंगा मैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ओके, आई कैन सी मोस्टली स्टूडेंट्स आर आंसरिंग ऑप्शन बी सब्लिमेशन। देख लेते हैं वो सही होगा या नहीं होगा थोड़ी देर में, ठीक है एवरीवन। मूव करूं नेक्स्ट पर। आई होप सभी ने क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर मार्क कर दिया होगा अपनी डीपीपी में, जो आप मेरे साथ साथ अटेम्प्ट कर रहे हैं। यस, मैं सभी से यही कहूंगा कि साथ साथ अटेम्प्ट करिए और साथ साथ मार्क करिए। जो आंसर आप चैट बॉक्स में लिख रहे हैं वही आंसर मार्क करना है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक मोस्ट सुटेबल फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ साइक्लोहेक्सिनोन फ्रॉम ए मिक्सचर। साइक्लोहेक्सिनोन को हमें एक तरह से सेपरेट करना है, किससे? मिक्सचर है आपका जो कंटेन कर रहा है बेंजोइक एसिड, आइसोअमाइल अल्कोहल, 5 कार्बन के अल्कोहल को बोल देते हैं आइसोअमाइल, साइक्लोहेक्सेन एंड साइक्लोहेक्सिनोन। 4 कंपाउंड है उस मिक्सचर के अंदर। पहला है बेंजोइक एसिड, दूसरा है आइसोअमाइल अल्कोहल, थर्ड है साइक्लोहेक्सेन, फोर्थ है साइक्लोहेक्सेन नॉन।
मैं देख सकता हूँ चैट बॉक्स में मल्टीपल आंसर्स प्रोवाइड किए गए हैं। गुड जॉब एवरीवन, गुड जॉब। इसी तरीके से आंसर्स प्रोवाइड करते रहिए चैट बॉक्स में। पिक्चर वाज नॉट क्लियर, किसकी पिक्चर क्लियर नहीं है नंदिनी? अगर स्क्रीन विजिबल नहीं है तो एक बार आप अपना नेटवर्क कनेक्शन चेक करिए, ठीक है, और वापस से ज्वाइन कर लीजिए क्लास को। स्क्रीन अगर ब्लर आ रही है, विजिबल नहीं आ रही है, तो इसका मतलब नेटवर्क में कहीं कमी चल रही है, मतलब नेटवर्क वीक है। आई होप 9 का आंसर सभी ने मार्क कर दिया होगा। चाहे जो भी ऑप्शन आपने चूज किया होगा वो आपकी इंडिविजुअल चॉइस है, वो तो हम देखेंगे सॉल्यूशंस देखते टाइम, ठीक है। ओके, लास्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूं 10 पे। जेल्डाल मेथड इज यूज्ड इन द एस्टिमेशन ऑफ, जेल्डाल मेथड इज यूज्ड इन द एस्टिमेशन ऑफ कौन सा एलिमेंट? नाइट्रोजन, हेलोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। क्विकली सभी अपना आंसर मार्क कर दीजिए, ये तो देखकर ही मार्क करने वाला क्वेश्चन है। ओके, मोस्टली स्टूडेंट्स आर सेइंग ऑप्शन ए। चलिए इसको आपके साथ मैं भी मार्क कर लेता हूं, ठीक है, और फिर अब हम सबमिट करेंगे। आई होप सभी ने मार्क कर दिया होगा, टाइम सेविंग क्वेश्चन है ये तो एकदम। यस, सबमिट करते हैं और फिर इनका सॉल्यूशन समझते हैं। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको कुछ रेटिंग और फीडबैक देने तो आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। अब समझिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था। फर्स्ट क्वेश्चन था इफ DCM मतलब डाइक्लोरोमीथेन एंड वाटर आर यूज्ड फॉर डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट रहेगी कि DCM तो लोअर रहेगा और H2O अपर लेयर में रहेगा। इसका मतलब DCM ज्यादा डेंस है और H2O कम डेंस है। किसमें? सेपरेटिंग फनल की बात हो रही है। तो आप यहां पर पढ़ सकते हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। DCM इज ए डेंसर लिक्विड देन वाटर। DCM की जो डेंसिटी होती है वो होती है 1.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जबकि डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1.00 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जब इन दो लिक्विड्स को मिलाया जाता है तो जो डेंसर लिक्विड है DCM वो नीचे चला जाएगा। भाई जो भारी होगा, अगर पानी और पत्थर में से देखें तो पत्थर नीचे जाएंगे ना, तो जो भारी होगा वो नीचे जाएगा, और जो लेस डेंस लिक्विड ऑफ वाटर वो फ्लोट करेगा टॉप पर। मतलब दो लेयर बन जाएंगी, जो लोअर लेयर रहेगी वो DCM की, जो अपर रहेगी वो H2O की। सेपरेटिंग फनल में डेंसर लिक्विड फॉर्म्स द लोअर लेयर और लेस डेंस लिक्विड फॉर्म्स द अपर लेयर। सो DCM जाएगा लोअर में और वाटर जाएगा अपर लेयर में। एडिशनली आप ये कह सकते हैं DCM और वाटर इमिसिबल भी हैं, मीनिंग ये दोनों एक दूसरे में मिक्स नहीं होते और होमोजीनियस सॉल्यूशन नहीं बनाते। ये इंस्टेड इसकी बजाय वो क्या रखते हैं, दो डिस्टिंक्ट लेयर रखते हैं विद द डेंसर लिक्विड बॉटम में और लेस डेंस टॉप में। तो करेक्ट स्टेटमेंट हो गया आपका ऑप्शन सी। तो आई होप मोस्टली स्टूडेंट्स का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कोई डाउट हो तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड का आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि आप देखेंगे जब सोडियम एक्सट्रैक्ट को हम हीट करेंगे, सोडियम एक्सट्रैक्ट को जब हम हीट करेंगे विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 बिफोर टेस्टिंग फॉर हेलोजेंस। ऐसा क्यों? क्योंकि करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन सी। जो H2 नेगेटिव है और जो Cn नेगेटिव है, अगर वो प्रेजेंट होंगे तो वो डिकम्पोज हो जाएंगे किससे? कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से। क्योंकि हम टेस्ट कर रहे हैं हेलोजन के लिए तो हमें एक्स्ट्रा कोई एलिमेंट की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ हेलोजन चाहिए। तो हेलोजन्स अगर वहां पर प्रेजेंट होंगे और उनके साथ अगर सल्फर या S या और कार्बन नाइट्रोजन प्रेजेंट हो गए, मतलब H2 नेगेटिव और Cn नेगेटिव की फॉर्म में, तो हम HNO3 की हेल्प से उन्हें पहले डिकम्पोज कर देंगे ताकि वो हमारे टेस्ट में, हेलोजन के टेस्ट में डिस्टर्बेंस ना करें, इंटरफेयर ना करें। क्लियर? तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। यस एवरीवन, आप इसको यहां से समझ सकते हैं। टेस्टिंग जब हम हेलोजेंस की कर रहे हैं, सोडियम एक्सट्रैक्ट को हीट किया जाता है HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसके साथ, ताकि जो इंटरफेयरिंग आयंस है उनको रिमूव किया जा सके, स्पेशली सल्फाइड आयंस और साइनाइड आयन। सल्फाइड और साइनाइड आयन जो होते हैं वो प्रेसिपिटेट बना लेते हैं किसके साथ? सिल्वर आयन के साथ, Ag पॉजिटिव के साथ, विच आर यूज्ड इन द टेस्ट फॉर हेलोजेंस, जो हम यूज करते ही हैं हेलोजन के टेस्ट में। These precipitates can interfere with the test results, जिससे क्या होगा? Making it difficult to accurately determine the presence of halogens. Precipitate अगर उन्होंने बना लिए Ag पॉजिटिव के साथ, Ag Cn और Ag लाइक किस टाइप का, Ag2S टाइप का, तो क्या होगा? वो इंटरफेयर करेंगे उस एक्यूरेसी में। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जब सोडियम एक्सट्रैक्ट को उसके साथ हीट किया जाता है तो सल्फाइड और साइनाइड आयन भी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और डिकम्पोज हो जाते हैं इनटू हार्मलेस गैसेस। हार्मलेस गैसेस जैसे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में रेस्पेक्टिवली, एंड कैन इजीली बी रिमूव्ड।
गैसेस बन गए तो इजीली एस्केप आउट हो जाएंगे। इसलिए ये इस चीज को करने से ये इंश्योर हो जाता है कि ओनली हैलाइड आयंस अगर वहां प्रेजेंट हैं, टेस्ट के बाद पता लगेगा कि है या नहीं है, बट अगर हैलाइड आयंस प्रेजेंट है तो सिर्फ वो ही है, एंड दे विल रिएक्ट विद द सिल्वर आयंस इन द सबसीक्वेंट स्टेप्स ऑफ द टेस्ट, एंड इट अलाउइंग फॉर ए क्लियर एंड एक्यूरेट डिटर्मिनेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हेलोजेंस अगर वहां प्रेजेंट है तो। Therefore आप क्या कहेंगे, the sodium extract is heated with concentrated HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड before testing for halogens। क्यों? टू एंश्योर दैट सल्फाइड आयंस एंड साइनाइड आयंस इंटरफेयर ना करें उस हेलोजन टेस्ट के टाइम पे। क्लियर एवरीवन? सेकंड क्वेश्चन आप सभी को क्लियर? मूव करते हैं थर्ड पर। थर्ड मैंने आपको बताया था 1:1 मिक्सचर ऑफ ऑर्थोन एंड पैटर्न नाइट्रोफिनॉल को हम जो मोस्ट सुटेबल मेथड रहेगा वो स्टीम डिस्टिलेशन रहेगा, जो मैंने आपको प्रेशर के हेल्प से बताया था, स्टीम का प्रेशर और उस कंपाउंड का प्रेशर, ठीक है, वेपर प्रेशर। तो ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल को जो आइसोमर्स है नाइट्रोफिनॉल के वो सिर्फ डिफर कर रहे हैं पोजीशन ऑफ द नाइट्रो ग्रुप में। एक OH के नाइट्रो ऑर्थो पे 1,2 पे और पैरा के केस में 1,4 पे। किसके रिलेटिव में पोजीशंस एंड नोटो की? हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन द बेंजीन रिंग के रेस्पेक्ट में। जो इनके बीच में डिफरेंस है बिटवीन दीज टू आइसोमर्स that we can exploit for separation is their boiling points and their ability to form hydrogen bonds। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के अंदर होती है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो मैंने आपको बताई थी, बिटवीन द हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड द नाइट्रो ग्रुप, which makes it less likely to form intermolecular hydrogen bond, this result in a lower boiling point, क्योंकि मॉलिक्यूल अपने आप में ज्यादा स्टेबल है बट कि मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन है वो वीक है। पैरानाइट्रोफिनॉल ऑन द अदर हैंड फॉर्म्स intermolecular hydrogen bonds due to the greater distance between the hydroxyl and nitro groups, जिस वजह से intermolecular hydrogen bonding होगी और higher boiling point हो जाएगा। स्टीम डिस्टिलेशन एक टेक्निक है जो मैंने आपको समझाई थी, जो किस पर बेस्ड है? इट इज यूज्ड टू सेपरेट कंपाउंड बेस्ड ऑन देयर वॉलेटिलिटी इन द प्रेजेंस ऑफ स्टीम। It is particularly useful for separating compounds that are immiscible with water and have different boiling point। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट लो है और मोर वोलेटाइल इन द स्टीम ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जबकि इसका रिवर्स हो जाएगा पैरा में, हायर बॉइलिंग पॉइंट, लेस वोलेटाइल इन स्टीम ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो स्टीम डिस्टिलेशन के टाइम पे मोर वोलेटाइल जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल होगा विल डिस्टिल ओवर with the steam at lower temperature, while the less volatile paranitrophenol will remain in the distillation flask। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल क्या हो जाएगा? will distill over with steam at a lower temperature। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी, स्टीम डिस्टिलेशन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। डूमास मेथड में जो आपको डेटा दे रखा है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व किया हमने। अगर हमें परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालनी है तो हम इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल करेक्ट था वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस टू स्टैंडर्ड कंडीशंस। कैसे करेंगे? स्टैंडर्ड कंडीशंस आर 273 केल्विन टेम्परेचर एंड 760 mm प्रेशर। डेटा दिया हुआ वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस 40 ml, टेम्परेचर 300 केल्विन, प्रेशर दिया हुआ 275, प्रेशर दिया हुआ हमारे 725 mm ऑफ Hg। एक्वस टेंशन दी हुई है 300 केल्विन पर, प्रेशर ऑफ H2O मतलब 25 mm। करेक्टेड प्रेशर जब हमने निकाला तो वो आया P - PH2O, तो कितना 700 mmH थी। आइडियल गैस लॉ यूज किया, आप जानते हैं P1 V1 by T1 इज इक्वल टू P2 V2 by T2 एट STP, राइट। तो वॉल्यूम को करेक्ट करना है ना 2 STP, तो P1 पता है, V1 पता है, T1 पता है, P2 पता है, T2 पता है, V2 आ गया। V2 क्या आ जाएगा यहाँ से 33.51 ml, सारी वैल्यूज पुट करने के बाद वॉल्यूम आ गई। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं नाइट्रोजन गैस के। 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाई कितनी? 22,400 ml मतलब 22.4 लीटर। मोल्स ऑफ NO2 V2 अपॉन 22.4 लीटर है 22,400 ml, तो V2 अपॉन 22,400 ml। V2 कितना आया हमारा कैलकुलेशन पे? 33.51 ml डिवाइडेड किससे किया? 22,400 ml से। मोल्स कितने आ गए नाइट्रोजन के? 1.496 इंटू 10⁻³ मोल्स। मास निकाल लेते नाइट्रोजन का। भाई मोलर मास कितना होता है? 28 ग्राम पर मोल। मास कितना आ गया? मोल्स इंटू मोलर मास। भाई मोल्स क्या होते हैं? गिवन मास बाय मोलर मास, तो गिवन मास ऑफ N2 कितना आ गया? मोल्स कितने? 1.496 इंटू 10⁻³ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 28 ग्राम पर मोल।
मोल्स आ चुके हैं एंड मास आ चुका है N2 का 0.0419 ग्राम। देन कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द कंपाउंड। तो गिवन मास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितना 0.25 ग्राम, और परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है मास ऑफ N2 अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मास ऑफ N2 कितना है 0.0419 ग्राम, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना दे रखा है 0.25 ग्राम हीरा, और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, सॉल्व करने पर आ जाता है 16.76%। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, इजी था एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करूं, क्वेश्चन नंबर 5, विच मेथड इज यूज टू सेपरेट शुगर्स। डेफिनेटली हम यूज करेंगे क्रोमेटोग्राफी, क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज किया जाता है टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर बेस्ड ऑन देयर डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज। सब्लिमेशन यूज की जाती है जहां सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है। क्रोमेटोग्राफी एक पावरफुल टेक्निक है जो यूज की जाती है टू सेपरेट एंड एनालाइज कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर, किस पर बेस्ड ऑन देयर डिफरेंट एफिनिटीज टुवर्ड्स ए स्टेशनरी फेज एंड ए मोबाइल फेज। शुगर्स को इजीली सेपरेट किया जा सकता है यूजिंग वेरियस टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी, जैसे पेपर क्रोमेटोग्राफी, जैसे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, या फिर तो आप क्या कह सकते हैं दिस सेपरेशन टेक्निक ड्यू टू द डिफरेंस इन इंटरेक्शन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स विद द स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज हम क्रोमेटोग्राफी यूज करेंगे। बेनेडिक्ट रिएजेंट को यूज करते हैं टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग शुगर्स, ठीक है, जैसे फेलिंग और उसको करते हैं टॉलरेंस को, तो उसी तरीके से बेनेडिक्ट को यूज करते हैं प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग शुगर को पहचानने के लिए। ये क्वालिटेटिव टेस्ट है दैट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग शुगर बाय कलर चेंज बट डज नॉट सेपरेट देम, तो सेपरेशन टेक्निक नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन सी क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज ट्रू फॉर कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी के लिए क्या ट्रू है ऑप्शन ए, मतलब कॉलम क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक है जो यूज की जाती है टू सेपरेट मिक्सचर्स ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है, और ये क्या इन्वॉल्व करती है एक स्टेशनरी फेज और एक मोबाइल फेज। स्टेशनरी फेज टिपिकली एक सॉलिड एडजॉर्बेंट मटेरियल होगा, जैसे सिलिका जेल हो गया, एल्यूमिना पैक्ड इनटू कॉलम। मोबाइल फेज एक लिक्विड सॉल्वेंट होगा जो फ्लो करेगा, जो क्या करेगा फ्लो करेगा थ्रू द कॉलम। द सेपरेशन ऑफ कंपाउंड्स इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी किस पर बेस्ड है डिफरेंट एफिनिटीज पर फॉर द स्टेशनरी फेज एंड देयर सॉल्युबिलिटी इन द मोबाइल फेज। कंपाउंड जिनका हायर एफिनिटी होती है फॉर स्टेशनरी फेज वो ज्यादा एड्सॉर्ब होंगे मोर स्ट्रांगली एंड विल मूव मोर स्लोली थ्रू द कॉलम। कन्वर्सली कंपाउंड जिनकी लोअर एफिनिटी है फॉर द स्टेशनरी फेज वो ज्यादा क्विकली मूव करेंगे। तो मोस्ट एड्सॉर्ब सब्सटेंसेस आर रिटेन्ड नियर द टॉप, ये स्टेटमेंट ट्रू है। जो स्ट्रांगली एड्सॉर्ब होंगे ऑनटू द स्टेशनरी फेज विल बी रिटेन्ड नियर द टॉप ऑफ द कॉलम बिकॉज दे मूव मोर स्लोली थ्रू द कॉलम। और जो आपके ये स्टेटमेंट फॉल्स रहेगी क्योंकि सब्सटेंसेस दैट आर लेस एड्सॉर्ब्ड will move faster and will be found near the bottom of the column, ठीक है, will move faster वो नीचे तक आ जाएंगे। और जो हमारा क्या है the components of the mixture to be separated is called stationary phase, ये भी false है। this statement stationary phase is a solid adsorbent material in the column not the components of the mixture। और क्रोमेटोग्राफी एक प्योरिफिकेशन मेथड है, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मैंने आपको RF बताया था, रिटार्डेशन फैक्टर या रिटेंशन फैक्टर, ये किसका मेजर है हाउ फार ए कंपाउंड ट्रेवल इन क्रोमेटोग्राफी। और कैसे डिफाइन करेंगे कंपाउंड मतलब सॉल्यूट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है कंपाउंड ने, और डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट फ्रंट, ठीक है। और RF की वैल्यू जनरली क्या रहती है 0 to 1। RF वैल्यू कंपाउंड्स विद लोअर RF वैल्यू जितनी रहेगी मतलब मोर स्ट्रांगली एब्जॉर्ब्ड है एंड रिटेन्ड नियर द टॉप। तो RF वैल्यू से भी आप बता सकते हो जितनी RF वैल्यू कम रहेगी इसका मतलब उतना ज्यादा स्ट्रांगली एब्जॉर्ब हुआ है, और जितना ज्यादा स्ट्रांगली एब्जॉर्ब हुआ है इसका मतलब वो नियर द टॉप ऑफ द कॉलम चला गया, ठीक है। तो करेक्ट आंसर 6 का हो गया ऑप्शन ए। 7 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डज नॉट परफॉर्म लेस्जियन टेस्ट। लेस्जियन टेस्ट कौन परफॉर्म नहीं करेगा डेफिनेटली BDC बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बाकी सभी परफॉर्म करेंगे। क्लियर एवरीवन, लेस्जियन टेस्ट कौन परफॉर्म नहीं करेगा BDC बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बाकी सब परफॉर्म करेंगे क्योंकि ये अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होता है, क्या होता है ये अनस्टेबल। BDC क्या होता है उस कंडीशंस में जो लेस्जियन टेस्ट की कंडीशंस है उनमें अनस्टेबल हो जाता है, और ये डिकम्पोज होके क्या दे देता है N2 गैस दे देता है, डिकम्पोज होके क्या दे देता है N2 गैस।
तो ये इसको परफॉर्म नहीं करता। नेक्स्ट, द बेस्ट मेथड फॉर द सेपरेशन ऑफ नेफ्थलीन एंड बेंजोइक एसिड, आप सभी जानते हैं सब्लिमेशन टेक्निक, क्योंकि सब्लिमेशन के लिए हम एक सब्लिमेबल सब्सटेंस होना चाहिए और एक नॉन सब्लिमेबल, तो यहाँ नेफ्थलीन क्या है, सब्लिमेबल है, और बेंजोइक एसिड नॉन सब्लिमेबल, ऑप्शन बी। 9 देख लेते हैं, कौन सी टेक्निक मोस्ट सुटेबल फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेनॉन इस मिक्सचर से, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, मोस्टली स्टूडेंट्स के सही आंसर थे। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या है, ये टेक्निक है जो यूज की जाती है प्योरिफिकेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेनॉन फ्रॉम मिक्सचर ऑफ बेंजोइक एसिड, आइसोमाइल अल्कोहल, साइक्लोहेक्सेनॉन साइक्लोहेक्सेनॉन से, क्योंकि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में ईच फंक्शनल ग्रुप एक सर्टेन पीक पर आएगा। आईआर स्पेक्ट्रम जो आता है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जब हम देखते हैं तो उनकी सबकी अपनी अपनी पीक्स होती हैं, और इट एक्सप्लॉइट्स द फैक्ट दैट मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी दैट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर फीचर्स। ठीक है, तो हम इजीली उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, कैसे, विद द हेल्प ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन, जेल-डाल मेथड किसके लिए यूज किया जाता है, नाइट्रोजन के लिए। ठीक है, जहां नाइट्रोजन लिंक्ड रहता है किससे, कार्बन एंड हाइड्रोजन से, CXHYNZ करके हमें एक फॉर्मूला बताया था। दिस मेथड इज बेसिकली यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग नाइट्रोजन इन फूड, फर्टिलाइजर एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। ये कहां पर एप्लीकेबल नहीं है, इन केस ऑफ नाइट्रो, एजो एंड एजॉक्सी, इन केस ऑफ नाइट्रो, एजो एंड एजॉक्सी, या फिर जहां पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है इन द रिंग लाइक पायरिडीन, लाइक क्यूनोलिन, लाइक आइसोक्यूनोलिन एटसेट्रा। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है एवरीवन, ये 10 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट कर लिए। अब हम मूव करेंगे कहां पर, ये आप समरी एनालिसिस देख सकते हैं, जो भी चीज आपको चेक करनी है। अब हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट पीवाईक्यूज डिस्कशन पर। रेडी एवरीवन, तो हम पीवाईक्यू की लिंक पर क्लिक करेंगे, और पीवाईक्यू की लिंक पर क्लिक करके हम ये पता लगा सकते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है। ये पीवाईक्यू इंस्ट्रक्शंस आएंगे, क्लिक कर लीजिए सभी, चेक बॉक्स पर क्लिक करिए, और प्रोसीड करते ही आपका टाइमर स्टार्ट हो जाता है और ये क्वेश्चंस आपके सामने आ जाते हैं। इनका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूं, तब तक आप इनको अटेम्प्ट करते रहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, सभी इसका आंसर मार्क कर लीजिए। रिएक्शंस दे रखे सिंपल, कलर के अकॉर्डिंग आप मार्क कर लीजिए व्हाट आर एक्स वाई एंड जेड। क्वेश्चन नंबर 2, लेजेंड टेस्ट, a blue color is obtained if the organic compound contains nitrogen, the blue color is due to what, ब्लू कलर ऑब्टेंड हो रहा है, सिंपल क्वेश्चन है, आंसर मार्क कर दीजिए। थर्ड, अ क्लोराइड डिसॉल्व एप्रिशिएबली इन कोल्ड वाटर व्हेन प्लेस्ड ऑन ए प्लेटिनम वायर इन बंसन फ्लेम। तो यहाँ पर कलर का क्वेश्चन आ गया, वो कलर मैं आपको दिखाऊंगा। नो डिस्टिंक्टिव कलर इज नोटिस्ड एंड द कटाइन इज, कटाइन पूछा हुआ है मैग्नीशियम, बेरियम, सिल्वर और कैल्शियम से। 4, आपको कुछ आयंस दिए हुए हैं, लेड, कॉपर, जिंक एंड निकल के 2 पॉजिटिव में। They are present in a given acidic solution. On passing hydrogen sulfide H2S gas through the solution, the available precipitate will contain, क्या रहेगा precipitate में, मार्क कर लीजिए इसका आंसर सभी। फिर मूव करेंगे 5th पर। 5th में क्या कहा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टेक्निक मोस्ट सुटेबल फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेनॉन। अभी तो हम डीपीपी में ये वाला क्वेश्चन करके आए थे, नीट 1997 में क्वेश्चन आया हुआ है, पीवाईक्यूज है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो सिंपल सा भी क्वेश्चन है, सिर्फ देखते ही मार्क हो रहा है आंसर। ये मिक्सचर दे रखा है आपको इन 4 कंपाउंड्स का, उनमें से साइक्लोहेक्सेनॉन को कैसे हम क्या करेंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन तो सभी ने अटेम्प्ट कर दिया होगा, गुड जॉब। नेक्स्ट, ये भी 1990 का क्वेश्चन है, जेल-डाल मेथड इज यूज्ड इन द एस्टिमेशन ऑफ, जेल-डाल मेथड किसके एस्टिमेशन में यूज किया जाता है, सभी इसका आंसर कर दीजिए। एकदम डायरेक्ट मार्क करने वाला आंसर है, वेरी गुड। चैट बॉक्स में मैं आंसर देख सकता हूं। जेल-डाल मेथड CuSO4 एक्ट एज, जो जेल-डाल मेथड हम करते हैं उसमें अंकुश आपको ना कॉन्टेक्ट नंबर प्रोवाइड किया गया चैट बॉक्स में, आप एक बार जाके वहां कनेक्ट कर लीजिए। अगर पीवाईक्यूज का जो इवेंट है नॉट फाउंड आ रहा है तो कोई टेक्निकल इश्यू होगा, लॉग इन करके एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कर लीजिए। एक बार साइन आउट करके साइन इन करना होता है, अगर कोई इश्यू आ रहा है तो रिफ्रेश करके आप ज्वाइन कर लीजिए। इस क्वेश्चन का मार्क कर लीजिए सभी। ओके, तो कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कैटालिटिक एजेंट, सम कह रहे हैं, सम स्टूडेंट्स ऑप्शन ए, वो देखेंगे अभी हम सॉल्यूशन के टाइम पे।
क्वेश्चन नंबर 8, द प्रेजेंस ऑफ हेलोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो क्वेश्चन कैसे हैं, कैलकुलेशन तो नहीं आ रही बहुत ज्यादा, या तो आता है या नहीं आता। प्रेजेंस ऑफ हेलोजन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे डिटेक्ट करते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट। आप देख सकते हैं कोई भी डिफिकल्टी है, फिर से मैंने एक नंबर प्रोवाइड करवाया चैट बॉक्स में, आप देख सकते हैं उस नंबर पर आप कॉल करिए, कोई डिफिकल्टी है वहां से आप अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कराइए। सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, बेलस्टीन टेस्ट या मिलन्स टेस्ट। मिलन्स बेस सबने सुना होगा, बताइए इसका क्या आंसर होना चाहिए। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। और आपको गलती से कोई ऑप्शन गलत मार्क कर देते हैं तो यहाँ से क्लियर भी कर सकते हैं। मान लीजिए इस क्वेश्चन को मुझे देखना है तो मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट करूंगा, देखो पर्पल कलर आ गया, राइट। अगर मैं इसको ऑप्शन चूज करके सेव एंड नेक्स्ट करता हूँ, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट करता हूँ, तब हमारा पर्पल ग्रीन आएगा। मैं दिखाऊंगा इसके लिए करके। इन जेल, ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। जेल्डाल मेथड में 29.5 मिलीग्राम दिया गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास दे दिया। नाइट्रोजन वाज डाइजेस्टेड एंड द इवॉल्व्ड अमोनिया वाज एब्सॉर्ब्ड इन 20 ml of 0.1 molar HCl. The excess of the acid required 15 ml of 0.1 molar NaOH solution. तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ एसिड भी आ गया और अमाउंट ऑफ बेस भी आपको पता लग गया। फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन परसेंटेज पूछी हुई है नाइट्रोजन की। जैसे इस क्वेश्चन में अगर मैं इसको मार्क फॉर रिव्यू, आंसर मार्क करके मार्क फॉर रिव्यू नेक्स्ट करता हूं तो देखो क्या आएगा, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू। तो देखो ये आ गया हमारा ग्रीन विद पर्पल। तो ये वाला को जो ग्रीन विद पर्पल वाला सिंबल अगर किसी के में आ रहा है तो वो ये समझे कि उनके मार्क्स, इस क्वेश्चन के मार्क्स मतलब जो भी होंगे वो काउंट होंगे। काउंट मतलब ये क्वेश्चन कंसीडर किया जाएगा इवैल्यूएशन के लिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट क्वेश्चन, फिर हम सॉल्यूशन समझेंगे। इन कैरियस मेथड हेलोजन के एस्टिमेशन के लिए यूज किया जाता है। मास दे दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड का 141 ग्राम मिलीग्राम AgBr दे रहा है, तो मास ऑफ AgBr आ गया। द परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन, फॉर्मूला आपको पता ही है, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाइए और क्वेश्चन का आंसर करिए। चलिए तब तक आप सभी अटेम्प्ट करते रहिए, मैं इन 10 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देता हूं और समझ लेते हैं कि किस तरीके से इनको अटेम्प्ट करना है। ओके एवरीवन, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कहा, कोई एक्स कंपाउंड है, KOH के साथ रिएक्शन करने पर Y दे रहा है, गैस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। Y एक गैस है जो क्या कर रही है, Y गैस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। अब Y पर तो हम बहुत क्वेश्चन ही नहीं कर सकते क्योंकि Y चारों ऑप्शन में एक ही है, NH3 अमोनिया, जो कि बेसिक है नेचर में, और बेस रेड को ब्लू कर देते हैं और एसिड ब्लू को रेड कर देते हैं। ठीक है, चलिए Y को तो भूल जाइए। नेक्स्ट क्या दे रखा है, X ने KOH के साथ रिएक्शन करके Y दिए, तो X क्या है हमारा, कुछ अमोनियम नाइट्राइट NH4 NO2। ठीक है, फिर प्लस Z भी दिया उसने, Z क्या, KNO2। Z क्या है, तो X ने दिया Y KOH के साथ रिएक्शन करने पर, Z भी दिया, Z ने Zn प्लस KOH के साथ रिएक्शन करके फिर से Y गैस दे दी, तो KNO2 जब Zn प्लस KOH के साथ रिएक्शन करेगा तो फिर से अमोनिया गैस मिल जाएगी। और X ने हीट करने पर गैस दी है, X हमारा क्या है, NH4 NO2, डज नॉट सपोर्ट कंबशन, बिल्कुल ठीक है। तो ये रिएक्शंस आप यहाँ पर देख सकते हैं, Y NH3 इन ऑल ऑप्शंस, गैस दैट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ईच आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो चारों X दे रखे हैं ऑप्शंस में। अगर NH4 NO2 का थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे तो N2 प्लस 2H2। अमोनियम डाइक्रोमेट का करेंगे NH4 होल ट्वाइस Cr2O7 का, तो Cr2O3 प्लस N2 प्लस 4H2। NH4 होल ट्वाइस SO4 का कोई सिंपल डिकम्पोजिशन पॉसिबल नहीं है, और NH4 NO3 का आपको देगा N2O प्लस 2H2। तो पहले वाले में आपको कौन सी गैस मिल रही है, NH4 NO2 में, NH4 NO2 में आपको मिल रही है N2 गैस, और N2 गैस डज नॉट सपोर्ट कंबशन। उसके बाद बाकी रिएक्शन देख लीजिए, NH4 NO2 ऑन हीटिंग वो N2 गैस दे रही है जो सपोर्ट नहीं करती कंबशन को, और जो हमारी क्या है, विद KOH इट गिव्स अमोनिया। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, विद KOH जो हमारा क्या है, इट गिव्स अमोनिया। X हमारा NH4 NO2 है जो KOH के साथ रिएक्शन करने पर हमें अमोनिया गैस दे रहा है, और KNO2 दे रहा है Z। जब हम उस Z को, KNO2 को Zn एंड KOH के साथ हीट करेंगे तो वो हमें क्या प्रोड्यूस कर रहा है,
कैन ऑल्सो प्रोड्यूस अमोनिया NH3, तो X हो गया NH4NO2 अमोनियम नाइट्राइट, Y हो गया NH3 अमोनिया और Z हो गया KNO2 पोटासियम नाइट्राइट। सिंपल एकदम, XYZ पता लग गई। ऑप्शन कौन सा हो गया करेक्ट? ए। मूव करो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकंड में क्या कहा है? इन लेजियन टेस्ट अ ब्लू कलर इज ऑब्टेन्ड इफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन नाइट्रोजन। तो ब्लू कलर इज ड्यू टू, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन है तो ये एक जनरल टेस्ट है फॉर द डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन, फॉस्फोरस जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है उनके लिए। इस टेस्ट में क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड को फ्यूज्ड किया जाता है विद मेटेलिक सोडियम टू कन्वर्ट दीज एलिमेंट्स इनटू इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स व्हिच कैन बी टेस्टेड इन द यूजुअल वे, जो उनके लिए टेस्ट लिखे हुए हैं। जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड जो नाइट्रोजन कंटेन कर रहा है, मतलब नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द कंपाउंड्स रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल टू फॉर्म सोडियम साइनाइड, NaCN बना देगा। सोडियम साइनाइड दस फॉर्म्ड इज एक्सट्रैक्टेड, अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो वो क्या बना लेगा? सोडियम साइनाइड। Sodium cyanide thus formed is extracted in water and then made to react with ferric sulfate Fe2SO4 whole thrice and then with ferrous sulfate FeSO4, जिससे हमारे पास प्रूशियन ब्लू कलर का एक कॉम्प्लेक्स बन के आता है जिसको हम कहते हैं फेरिक फेरोसाइनाइड Fe4 FeCN whole 6 whole thrice। रिएक्शन को इस तरीके से दिखा सकते हैं 2Na + C + N आया ऑर्गेनिक कंपाउंड से, बन गया 2NaCN। 2NaCN Fe2SO4 होल थ्राइस के साथ रिएक्शन करने पर देगा FeCN होल ट्वाइस प्लस 6 Na2SO4 और FeCN होल ट्वाइस FeSO4 के साथ रिएक्शन करने पर देगा Fe4 FeCN होल 6 होल थ्राइस प्रूशियन ब्लू। तो ब्लू कलर जो ऑब्टेन हुआ है लेजियन टेस्ट में नाइट्रोजन के लिए वो फेरिक फेरोसाइनाइड की वजह से हुआ है, मतलब Fe4 FeCN होल 6 होल थ्राइस। तो करेक्ट आंसर सेकंड का हुआ ऑप्शन बी। आई होप आप रिएक्शन समझ गए होंगे कि क्या इसका आंसर था। तो कुछ नहीं, नाइट्रोजन के केस में अगर ब्लू कलर आ रहा है तो मैंने कहा था कॉम्प्लेक्स याद रखना है, फेरिक फेरोसाइनाइड, सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड, फेरिक फेरोसाइनाइड, इनके फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए। थर्ड, एक क्लोराइड है जो डिसॉल्व हो रहा है एप्रिशिएबली इन कोल्ड वाटर व्हेन प्लेस्ड ऑन ए प्लेटिनम वायर इन ए बंसन फ्लेम। तो कोई डिस्टिंक्टिव कलर नहीं नोटिस हो रहा है, तो कटायन कौन सा होगा? समझिए इस क्वेश्चन को ध्यान से। Mg2 पॉजिटिव कटायन होगा मैग्नीशियम बाइवेलेंट आयन। देखिए कैसे, अगर फ्लेम टेस्ट हम करते हैं तो Ba2 पॉजिटिव पेल ग्रीन फ्लेम देता, नोट कर लीजिए फ्लेम का कलर, क्वेश्चन किसी से बन सकता है। Ca2 पॉजिटिव ब्रिक रेड फ्लेम देता, Mg2 पॉजिटिव कोई कलर फ्लेम नहीं देता, Ag पॉजिटिव भी नहीं देता। तो दो आयन हो सकते हैं, Ag पॉजिटिव या Mg2 पॉजिटिव। सॉल्युबिलिटी उसने कहा है ना सॉल्युबल है, क्लोराइड डिसॉल्व्ड एप्रिशिएबली, अच्छा डिसॉल्व हो रहा है। MgCl2 वाटर में सॉल्युबल है कोल्ड वाटर में, BaCl2 भी सॉल्युबल है कोल्ड वाटर में, AgCl इनसॉल्युबल है। अब दो ही आंसर हो सकते थे, या तो Mg2 पॉजिटिव या Ag पॉजिटिव। अब Ag पॉजिटिव इसलिए हट गया रेस से क्योंकि ये इनसॉल्युबल हो गया कोल्ड वाटर में, CaCl2 भी सॉल्युबल है कोल्ड वाटर में। तो Mg2 पॉजिटिव इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि MgCl2 सॉल्युबल भी है कोल्ड वाटर में, वाटर आएगा यहाँ पे, और Mg2 पॉजिटिव शोज नो डिस्टिंक्टिव कलर इन द फ्लेम टेस्ट, जबकि Ba2 पॉजिटिव एंड Ca2 पॉजिटिव कैन बी एलिमिनेटेड एज दे शो डिस्टिंक्टिव कलर, और Ag पॉजिटिव जो एलिमिनेट हुआ है क्योंकि AgCl इनसॉल्युबल है। ठीक है एवरीवन, थर्ड समझ में आ गया सभी को? एक बार क्विकली चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए, फिर मैं फोर्थ पर मूव करूंगा। इजी क्वेश्चन है ना, सिर्फ हमें कुछ चीजें याद रखनी है। देखिए फोर्थ, कुछ आयंस दे रखे हैं, दे आर प्रेजेंट इन गिवन एसिडिक सॉल्यूशन, H2S पास किया गया है। तो जो हमें H2S पास करने पर जो पीपीटी ऑब्टेन होंगे वो किसके होंगे? लेड सल्फाइड और कॉपर सल्फाइड। कैसे? देखिए सॉल्यूशन, इन एसिडिक सॉल्यूशन H2S प्रेसिपिटेट्स बेस्ड ऑन KSP वैल्यू, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आप सभी जानते हैं। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस होंगी एसिडिक मीडियम में, वो कुछ ऐसे होंगी, Pb2 पॉजिटिव आयन जब H2S के साथ रिएक्शन करेगा तो बनेगा PbS ब्लैक, प्रेसिपिटेट बन जाएंगे इसके, प्लस 2H पॉजिटिव। Cu2 पॉजिटिव जब H2S के साथ ट्रीट किया जाएगा तो बनेगा कॉपर सल्फाइड ब्लैक PPT 2H पॉजिटिव आयंस। जब Zn को करेंगे Zn2 पॉजिटिव को H2S के साथ तो कोई PPT ऑब्टेन्ड नहीं होंगी, और Ni2 पॉजिटिव के केस में भी नहीं होंगे। ऐसा क्यों? बिकॉज PbS एंड CuS हैव वेरी लो KSP, इनका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लो है, इनकी वैल्यू लो है, एंड ZnS एंड NiS हैव हायर KSP
वैल्यूज एंड नीड बेसिक मीडियम। एसिडिक मीडियम नहीं चाहिए ना, क्या चाहिए, बेसिक मीडियम। देयरफॉर ऑप्शन कंटेनिंग पीबीएस एंड सीयूएस इज करेक्ट, क्योंकि ये सिर्फ सल्फाइड्स हैं जो प्रेसिपिटेट बनाएंगे एसिडिक मीडियम में, और जेडन और निकल को, जिंक और निकल को, Zn2 पॉजिटिव और Ni2 पॉजिटिव को क्या चाहिए, बेसिक मीडियम। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन पी, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन हमने डीपीपी में देखा था, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इसका आंसर था। इसका सॉल्यूशन मैं आपको वहीं पर समझा चुका हूं, बहुत सिंपल है। इसमें क्या होती है, आईआर में सभी फंक्शनल ग्रुप के लिए, ईच फंक्शनल ग्रुप के लिए एक पर्टिकुलर पीक आती है, सर्टेन पीक, जिसकी हेल्प से हम बता सकते हैं। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब होती है ना, स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब होती है, दैट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर स्ट्रक्चर। सिक्स क्वेश्चन भी मैं आपको समझा चुका हूं, डीपीपी में यही क्वेश्चन था, नीट 1990 में आया हुआ है। यस, आप देख सकते हैं जिनको लॉगिन प्रॉब्लम आ रही है, आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड किया गया है, आप उस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करिए। और मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा, डीपीपी और पीवाईक्यूज को अटेम्प्ट करना है रेगुलरली, जैसे हमने आज अटेम्प्ट किए, जैसे हमने कल अटेम्प्ट किए, मेरे साथ साथ सभी को अटेम्प्ट करना है। फिर हम उनका सॉल्यूशन देखेंगे, फिर उनको समझना है कि कहाँ आपने मिस्टेक करी है, कौन सा कॉन्सेप्ट आपका मिस चल रहा है, कौन सा कॉन्सेप्ट वीक है, कौन सा कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है। ओके, अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम क्रैक इजी हो जाता है हमारे लिए, एग्जाम क्रैक करना, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट है। तो जेल-डाल मेथड वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, नाइट्रोजन के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये यूज नहीं किया जाता उन केसेस में जहां पर नाइट्रो ग्रुप है, एजो ग्रुप है, या एजोक्सी है, या फिर नाइट्रोजन प्रेजेंट रिंग में, रिंग का मेंबर है, लाइक इन प्रीडीन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। इन जेल-डाल मेथड CuSO4 किसका काम करेगा, वेरी गुड, मोस्टली स्टूडेंट ने सही आंसर किया था ऑप्शन डी, कैटालिटिक एजेंट की तरह। जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं उन्हें ट्रीट किया जाता है विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, हमें क्या मिल जाता है, अमोनियम सल्फेट, NH4 होल ट्वाइस SO4, विच लिबरेट्स अमोनिया NH3, कब, ऑन ट्रीटमेंट विद NaOH। अमोनिया क्या है, इज एब्सॉर्ब्ड इन ए नॉन वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड एसिड। इस मेथड में क्या होता है, CuSO4 एज ए कैटालिटिक एजेंट की तरह काम करता है, बिकॉज it increases, ये because लिखा हुआ है, because it increases the rate of reaction and remain unchanged after the reaction or does not participate। catalyst का तो यही काम है। जेल-डाल method is not applicable to compounds containing nitrogen in nitro and azo group, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं, या फिर नाइट्रोजन जो प्रेजेंट है रिंग में, प्रीडीन, क्यूनोलिन, आइसोक्यूनोलिन, as nitrogen of these compound does not change to ammonium sulfate under these condition। अमोनियम सल्फेट नहीं बनेगा, हम उसको वहां पर नाइट्रोजन डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे किस तरीके से इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में CuSO4 जो पूछा हुआ है क्या है, वो कैटालिटिक एजेंट है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, प्रेजेंस ऑफ हेलोजन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज डिटेक्टेड बाय। सिंपल, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट भी नहीं है, मिलन्स टेस्ट भी नहीं है, आयोडोफोम टेस्ट भी नहीं है, आंसर होगा बेलस्टिन टेस्ट। बेलस्टिन टेस्ट, बेलस्टिन टेस्ट में क्या होता है, क्लीन कॉपर वायर इज हीटेड इन द नॉन ल्यूमिनस फ्लेम, ध्यान रखना कौन सी फ्लेम है, नॉन ल्यूमिनस, ऑफ द बंसन बर्नर until it ceases to impart any green or bluish color। ठीक है, to the flame। the heated end of the wire, उसको हम डिप करेंगे किसमें, डिप करेंगे into the organic compound and again introduced into the Bunsen flame। ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिप करने के बाद जब हम उसे वापस से बंसन फ्लेम पे लेके जाएंगे तो अपीयरेंस ऑफ ए ब्लूइश ग्रीन और ग्रीन फ्लेम, वो हमें बता रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ वोलेटाइल कंपाउंड, कौन से, क्यूप्रिक हैलाइड्स बन रहे हैं, शोज द प्रेजेंस ऑफ हेलोजेंस इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो हेलोजेंस को टेस्ट करने के लिए हम करते हैं यूज बेलस्टिन टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट जो यूज किया जाता है, येलो पीपीटी आपको पता है, COCH3 मिथॉक्सी, जो मिथाइल कीटोन टाइप का ग्रुप होता है उसको डिटेक्ट करने के लिए। सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट आपको पता है रिड्यूसिंग शुगर को पहचानने के लिए यूज किया जाता है, या फिर एल्डिहाइड कीटोन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, उसी तरीके से मिलन्स जो टेस्ट होता है वो मेनली अमीनो एसिड्स के लिए यूज किया जाता है, अमीनो एसिड्स के लिए। बट बेलस्टिन टेस्ट जो होता है वो यूज किया जाता है किसके लिए, हेलोजेंस की प्रेजेंस को पता लगाने के लिए किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का आंसर, इन जेल-डाल मेथड 29.5 मिलीग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, आप सभी ने मोस्टली कहा था ऑप्शन सी, जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी। कैसे आया वो देख लीजिए। वेट हमें दे रखा है 29.5 मिलीग्राम,
ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो उसको ग्राम में चेंज कर लिया 29.5 इंटू 10⁻³ ग्राम। वॉल्यूम ऑफ एसिड टेकन कितनी दे रखी है 20 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl, जिसको हमने चेंज कर लिया लीटर में, कितना आ गया 0.020 लीटर। मोलरिटी का फॉर्मूला अप्लाई करके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 15 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH को भी कर लिया हमने चेंज, 15 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दोनों का क्या है एन फैक्टर सेम है। तो 15 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH इज इक्वल टू 15 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl का यूज कर लेगा। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड कितनी हुई 15 ml, मतलब 5 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl। ठीक है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकाल लेते हैं। 15 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH 15 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl को क्या कर लेगा यूज करके न्यूट्रलाइज कर देगा। तो वॉल्यूम ऑफ एसिड जो हमारे पास बचा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ एसिड जो हमने लिया था 20 ml, अभी कितना है 5 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl है। तो परसेंटेज नाइट्रोजन निकाला, मास ऑफ नाइट्रोजन अपॉन वेट ऑफ कंपाउंड टेकन इनटू 100, सारी वैल्यूज रखेंगे। 14 नाइट्रोजन के लिए इंटू 5 इंटू 0.1 इंटू 10⁻³ ग्राम डिवाइडेड बाय 29.5 इंटू 10⁻³ ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100, सॉल्व करने पर आता है 23.73%, जो कि हमारा होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 14 क्या है, m क्या है, 5 क्या है, 5 ml जो वॉल्यूम ऑफ एसिड बच गई है, 5 मैंने बताया था ना, मास ऑफ नाइट्रोजन इनटू में वॉल्यूम इनटू में जो 0.1 इंटू 10⁻³ ग्राम है। ठीक है, 0.1 इंटू 10⁻³ ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100 फॉर परसेंटेज। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी होगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन जो हमने देखा था। इन कैरियस मेथड जो एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन के लिए यूज किया जाता है, हमें मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया 250 मिलीग्राम और AgBr का दे दिया 141 मिलीग्राम। सीधा सीधा पुट करना है फॉर्मूले में। परसेंटेज ऑफ Br का फॉर्मूला होता है एटॉमिक मास ऑफ Br जो कि 80 होता है, मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ AgBr जो गिवन है 141 मिलीग्राम दे रखा है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ AgBr जो 188 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 फॉर परसेंटेज और 250 वेट ऑफ द ऑर्गेनिक सब्सटेंस 250 मिलीग्राम जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन था इस डुमास, जेल्टाल और कैरियस मेथड की कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस में से। तो सिंपली हमने क्या करना है, इसमें वैल्यूज पुट करनी है और आंसर आ जाना है। वो आंसर आएगा 24%। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन डी। वन क्वेश्चन ये रहा, इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। ठीक है अंकुश, ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर में x हमारा NH4NO2 है, अमोनियम नाइट्राइट, y अमोनिया गैस है और z KNO2 है। सिंपल सिंपल रिएक्शन थी। और आपने पूछा 5 क्वेश्चन का, तो 5 को भी देख लेते हैं। ये हमारा 5 है जो हमारा DPP का ही क्वेश्चन था। इजी क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर का है। और आप देख सकते हैं क्यों यूज करते हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये यूज की जाती है फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेनॉन फ्रॉम ए मिक्सचर, जिस मिक्सचर में बेंजोइक एसिड, आइसोमाइल अल्कोहल, साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोहेक्सेनॉन डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। इसका मतलब IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में ईच फंक्शनल ग्रुप एक पर्टिकुलर पीक पर अपीयर होगा। और ये इसलिए यूज की जाती है क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं फ्रीक्वेंसी, स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है अंकुश, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और सभी को सारे क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। फोर्थ भी आप देख लीजिए, उसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। सो यहाँ पर अब हम अपनी क्लास एंड करेंगे। मिलते हैं फिर आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में। ठीक है एवरीवन। सो विद इन फ्यू मिनट्स आपकी फिजिक्स की क्लास स्टार्ट होगी, किसी को भी क्लास लीव नहीं करनी है। आज हमने डे 14 कवर कर लिया है, कल हम डे 15 कवर करेंगे, प्रिंसिपल रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। बट इंपॉर्टेंट ये है कि आपको मेरे साथ DPP और PYQs अटेम्प्ट करने हैं, जैसा कि हमने आज अटेम्प्ट किए, कल अटेम्प्ट किए। आज जिनको प्रॉब्लम आई है प्लीज वो कल इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करके और आगे बढ़े। ठीक है एवरीवन। और मेरे साथ साथ सभी को DPP PYQs अटेम्प्ट करने हैं ताकि हमें कोई भी प्रॉब्लम फेस ना हो। हमें कॉन्सेप्ट कैसे लगाने क्वेश्चन में, कहाँ टाइम सेव करना है, कहाँ एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, कहाँ ऑप्शंस में किस तरह की अप्रोच लगानी है, क्वेश्चन सेंटर्ड अप्रोच कैसे होगी, वो सारी चीजों पर ध्यान देना है। Okay, so this is all about this today's class. Thank you so much everyone.